अभी कृष्ण भगवान के टाइम पर ये जो आज का कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये तो नहीं था। आप कभी बनारस गए हो? तो हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी से डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस ईयर में किसी की डेथ हो जाएगी। देखो, डेथ प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं क्या भूत प्रेत न्यूमरोलॉजी से पता चल सकता है कि अगर उस घर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति शिफ्ट हुआ है तो कुछ नहीं होगा। तिरुपति बालाजी को पार्टनर बनाते हैं, अभी सांवरिया सेठ जी को पार्टनर बना रहे हैं। देखो, आजकल ना आस्था का धंधा चल रहा है। किसी भी जगह को फेमस करना है तो 2-3 जो बहुत फेमस लोग हैं उन लोगों के मुंह से उन जगहों का नाम ले लो। जो आजकल लोग दिखा दे रहे हैं वो बिक जा रहा है। आप एयरटेल या फिर BSNL जो कंपनी के एप्लीकेशन है, जैसे उनने बोला कि 5 नंबर या 6 नंबर जो है ये अगर आपका काउंट आ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, नंबरोलॉजिस्ट जो आज की डेट में हैं इन लोगों के धंधे बढ़ा दिए और कुछ नहीं किया। नेम की फ्रिक्वेंसी मैच होना कितना जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर कुछ भी हो, उससे आपकी उतनी फ्रिक्वेंसी पे कभी इफेक्ट नहीं, बट आपके नाम से आपकी लाइफ की फ्रिक्वेंसी पे बहुत डिफरेंस आता है। तो क्या पेरेंट्स को घर में चिंटू बंटी ये नाम नहीं रखना चाहिए? पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो नाम रखते थे राम लक्ष्मण सीताराम या लक्ष्मी नारायण। कि नेम में अगर आप कट लगा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो भी सिग्नेचर करते हैं आपके नाम का वो आपकी पर्सनालिटी शो कर देगा। सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर देखा है, उनका सरनेम कितना बड़ा है तेंदुलकर, बट वो जब साइन करता है वो पूरा नाम लिखता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम लोग जो भी डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई इशू फेस कर रहे एंड उसमें आप इंटरनेट पे देखते हो कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजी पर कुछ ये नंबर ऐड कर लो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये नंबर ऐड कर लो तो आपके साथ में ये अच्छा हो जाएगा। इन सारे मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड हम लोग न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा थोड़ी वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमारे पुरातन काल से चली आ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करती है और वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालती है। एंड उसके लिए हमारे स्टूडियो में पूर्णिमा जी हमारे साथ में है, जो कि करियर गाइडेंस भी देती है, प्लस न्यूमरोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट है, ठीक है। एंड इसके अलावा नेम करेक्शन एक्सपर्ट भी हैं। सो हम उनसे सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पेक्ट डालती है एंड हम लोग कौन से छोटे छोटे चेंजेस कर कर हमारी लाइफ की डेस्टिनी एंड बाकी सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेलो पूर्णिमा जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, राधे राधे। राधे राधे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट में आए। लोगों को आज की डेट में न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना है तो आना तो है। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मतलब ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों आप बता सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन है या फिर साइकोलॉजी क्या है? अगर मैं प्रोफेशनल वे में बात करूंगी तो यस, ये बहुत एक अच्छा सोर्स होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और अगर मैं मिथ की या साइकोलॉजी की बात करूंगी तो ना ही न्यूमरोलॉजी मिथ है ना ही ये साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। और मिथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये आज से नहीं कर रहे, हम ये वैदिक काल से करते हुए आ रहे हैं। और हम लोग जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, मतलब जिसकी दीक्षा मैंने ले रखी है और उनके जो गुरु थे, तो हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो ये जेन्युइन न्यूमरोलॉजी। क्या डिफरेंस है नॉर्मल न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में? यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके प्लैनेट के बेसिस पे हम लोग चार्ट बना के करते हैं, जिसमें आपकी डीओबी, आपका डेट ऑफ टाइम जो रहता है और इसके साथ जिस डे पे आप पैदा होते हैं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर चार्ट बनता है। और जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है वो है लूसोग्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि वो आपका सही प्रिडिक्शन कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि एक ही डीओबी पे 100 लोग पैदा होंगे, आप कैसे बताओगे कि इस एक बंदे की लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा? इसीलिए वो लोग जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो बोलते भी है ना, अगर उनका प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाता है तो भैया मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ देखी है। एग्जैक्टली अगर लूसोग्रेड से कोई भी प्रिडिक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ आपका एक पर्सनालिटी के बारे में बेसिक बता पाएगा। इसके अलावा वो आपका पास्ट में क्या हुआ ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें कुछ गलत आएगा तो डेफिनेटली वो अपने आप को सेफ जोन में कर लेंगे कि भाई हमने तो सिर्फ डीओ भी देखी थी। एंड न्यूमरोलॉजी के
मिथ्स क्या क्या है? फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी पर बाद में आएंगे। नॉर्मल न्यूमरोलॉजी जो आजकल सारे लोग कर रहे हैं, उसके मिथ्स क्या क्या हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी या नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मिथ आज की डेट में ये है कि आप अपने नंबर में या आपके चार्ट में ये नंबर ऐड कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो लॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्लैनेट को आप कैसे ऐड कर सकते हो अपनी कुंडली? राइट। नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो आज की डेट में सब जगह है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में अगर एक नंबर मिसिंग है, लाइक अगर लग्जरी का नंबर मिसिंग है, अगर मैं शुक्र की बात करती हूँ वो लग्जरी का हो, अगर लग्जरी का नंबर मिसिंग है अपने नाम को करेक्ट करके उस नंबर पे लेके आ जाओ तो आपको लग्जरी मिल जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके। तो ये मिथ में ही काउंट करती हूँ। एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में? वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें मिथ मैं नहीं बोलती, कुछ भी मिथ है क्योंकि हम लोग ये आसे नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वो 8वां जन्म है विष्णु Correct. जी का। हाँ। प्लस उनका जो देवकी जी के पुत्र थे वो 8वें, तो वो नंबर ही इंफिनिटी का है। इंफिनिटी मतलब विष्णु, जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है? सो ये जब, क्योंकि आपने कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अभी कृष्ण भगवान के टाइम पर ये जो आज का कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये तो नहीं था। आप कभी बनारस गए हो? नहीं। तो फिर जाना। Okay. बनारस में एक ब्राह्मणों का पूरा कुल है जो सतयुग से लेके आज तक के पंचांग रखा हुआ है। ठीक है। जो आपको, अगर आपका कुल नहीं पता है, अगर आपको पता नहीं है कि आप किस मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के सन हो या आपके घर में कौन ईष्ट देव थे, वो आपको सब बता देते हैं। ठीक है। उनके पास पूरा चिट्टा कट्टा है और वो उनके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट हर साल वो फॉलो हो रहा है और रिकॉर्ड करते हैं। तो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हो तो हम लोग जो पंचांग फॉलो करते हैं वो हम आज की डेट का पंचांग फॉलो ही नहीं करते। जो उस टाइम से चले आ रहे हैं पंचांग, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। बस प्लैनेट कभी भी किसी भी उसमें चेंज नहीं होते। प्लैनेट की जो पोजीशन है, अगर मैं सूर्य की बात करती हूँ तो वो एक नंबर पे आता है, तो वो सदियों से आज तक एक नंबर पे ही आता, तो हम उसी के बेसिस पे अपना कैलकुलेशन करते हैं। अभी जैसे किसी को अपना मूलांक या भाग्यांक निकालना होगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आप जो अभी जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 है, ठीक है, 10 नवंबर एंड समथिंग, सो आप उसका मूलांक के लिए 10 को ही प्लस करोगे ना? देखो मूलांक और भाग्यांक जिसको हम बोलते हैं बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, अब लूसो ग्रेड में बोल देते हैं कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका मूलांक मूलांक है। ऐसा नहीं है, वो आपका भाग्यांक है। अच्छा। जो आपका फर्स्ट नंबर होता है वो आपका सिर्फ भाग्य बताता है, बेसिक नंबर होता है वो आपका, और आपकी डीओबी को पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर निकलता है वो आपका मूलांक होता है, और उसी के बेसिस पे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर ये वैदिक काल से चलता आ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश कैलेंडर तो उस समय था ही नहीं ना। उस समय तो सब भगवान कृष्ण ही थे और तो कोई थे नहीं अंग्रेज वगैरह, तो ये कैलेंडर तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो हम लोग भी फॉलो नहीं करते हैं। हमारे में अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं या न्यूमरोलॉजी की बात करूं, हम लोग फॉलो नहीं करते। हम जो कुंडली बना के देते हैं उसमें आपको वो हिंदी वाली 1 2 जो 3 हमारी लिखा रहता है। तिथियां चलती आ रही है। जो संस्कृत वाली रहती है हाँ, ना, हाँ। वो वही आपको नक्षत्र भी वही मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र, वो सब उसी पे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कुंडली बनती है। हम ये जो कंप्यूटर बेस्ड कुंडली होते हैं उसको फॉलो भी नहीं। सो हम लोगों को बेसिकली जो नंबर वाले इंग्लिश कैलेंडर वाले न्यूमरोलॉजी उसको फॉलो तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बट हाँ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। हाँ। कि आपको एट प्रेजेंट अब आप संस्कृत नहीं जानते, मैं संस्कृत अच्छे से जानती हूँ, तो मेरे लिए वो अंडरस्टेबल है। आपको पर एक पर्सन लगेगा जो उसको ट्रांसलेट करके देगा, Correct. राइट? बट मुझे वो पर्सन नहीं लगेगा। तो पर मैं जब आपको ट्रांसलेट करके दूंगी उस कुंडली को, तो जो आपका बेसिक चार्ट होगा वो संस्कृत में होगा, बट उसके नीचे जो डिटेल्स लिखी होगी वो मैं या तो इंग्लिश में लिख के दूंगी या हिंदी में, ठीक है। सो दैट आप उसको जब भी आपको जरूरत पड़े लाइफ में आप उसको रीड आउट कर पाओ।
अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं हर चीज, क्योंकि आजकल हो रहा है हर चीज में न्यूमरोलॉजी को ऐड करना, किस हद तक सही है? जैसे कि अगर तुमको जॉब नहीं मिल रही है तो एक काम करो, तुम्हारा ये जॉब वाला नंबर मिसिंग है, अभी नाम में तुम ऐड कर लो, ठीक है? तो तुम्हारा वो बहुत बार तो ऐसा होता है राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, 5 नंबर मिसिंग है, चलो 951 का बन जाएगा। तो ये किस हद तक सही है? देखो 5 नंबर 9 नंबर ये तो वैसे भी नौकरी वाले नंबर हैं। ओके। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में है और आपको कोई बोल रहा है कि ऐड कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है, मंगल 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल के बारे में सबने सुना हुआ है कि वो तो सेनापति है। करेक्ट। सेनापति नौकरी क्यों करेगा? करेक्ट। मर्क्यूरी है हम्म 5 नंबर। मर्क्यूरी जब 5 नंबर है, उसके पास फाइनेंस का एक पावर है, तो वो जॉब क्यों करेगा? वो अपना खुद का बिजनेस करेगा ना भाई। अपने बिजनेस पे पैसा कमा लेगा ना वो। उसका दिमाग चलता ही कैलकुलेशन में है। मंगल का दिमाग चलता ही लीडरशिप में है। तो वो खुद नौकरी क्यों करेगा? वो दूसरों को नौकरी देगा। करेक्ट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब हम नंबरोलॉजी की बात करते हैं तो आप किसी नंबर को ऐड करके अपना करियर नहीं बना सकते। आपके पास जो नंबर है उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हम किस सेक्टर में बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे बोला और मैंने वो नंबर अपनी लाइफ में ऐड कर लिया, ठीक है? तो उसकी फ्रिक्वेंसी मेरी लाइफ के साथ कैसे मैच हो सकती है या नहीं ही होगी? देखो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। मैं यहाँ पॉजिटिव की बात नहीं कर सकती क्योंकि हर नंबर एक दूसरे का फ्रेंडली नहीं है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं बात करती हूँ सूर्य और शनि की, ठीक है, सपोज आपकी कुंडली में सूर्य नहीं है और मैंने आपको बोला कि आप सूर्य का नंबर ऐड कर लो, मतलब एक नंबर आप अपनी कुंडली में ऐड कर लो। बट अगर शनि आपकी कुंडली में अवेलेबल है तो शनि आपके साथ कॉम्बिनेशन बैठा के ना आपके अंदर थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। क्योंकि सूर्य और शनि एंटी ग्रह हैं, आपको पता है, फादर और सन है, उनकी नहीं बनती। तो आपको एक पल दूसरे थॉट्स आएंगे, दूसरे पल दूसरे थॉट्स आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं ना। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप गलत नंबर को ऐड भी कर लोगे ना, कि नहीं है चलो मैं मिसिंग नंबर है ऐड कर लेता हूँ, मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? बाय बर्थ जब आपको बनाने वाले ने वो नंबर नहीं दिया था तो कैसे आएंगे वो चेंजेस? आपका जो भी पाथ है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। एग्जैक्टली। तो आप 5 नंबर 4 नंबर ऐड करके एग्जैक्टली कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। जैसे रितेश देशमुख की बात सब लोग करते हैं कि उनने अपने नाम में चेंजेस कराया और ऐसा सक्सेसफुल हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उनकी दशा अच्छी चल रही होगी उस टाइम पे और उसी टाइम पे वो किसी नंबरोलॉजी से मिले, नंबरोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आप ये ऐड कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर उसकी नेम फेम वाली दशा चल रही होगी, मून की दशा चल रही होगी, शुक्र की दशा चल रही होगी, तो उसे नेम फेम तो उस टाइम मिलना ही था ना। ओके। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग, हमारा जो भी कच्चा चिट्ठा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है? तो हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी से डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? इस ईयर में किसी की डेथ हो जाएगी? देखो डेथ प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं शायद कल ना हूँ, तो प्रिडिक्शन कभी भी डेथ का नहीं किया जा सकता। बट यस, ईयर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको उसकी डीप कुंडली पे जाना पड़ता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी लाइफ इतने टाइम तक की तो है। बट इसके बाद 1-2 साल या 2-3 साल में ये इनका एंड हो, आगे पीछे हो, 1-2 साल आगे पीछे हो। बट एग्जैक्ट डेथ प्रिडिक्शन कभी भी नहीं करा जा सकता। इवन मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी में भी डेथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई कर रहा है कि भाई साहब आप अगले साल मरने वाले हो, तो एक बार अगले साल तक जी के देखो, जी जाओगे। ठीक है। सो डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने कहीं पर देखा था कि बच्चे वगैरह भी प्रेडिक्ट करवा रहे हैं न्यूमरोलॉजी से कि इस ईयर में तुम्हारा अच्छा योग है, तुमको बच्चे हो जाएंगे, ठीक है? या फिर और भी बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं। तो ये मिथ है या फिर सही है, हो सकता है? देखो इसको मैं 100% मिथ तो नहीं कह सकती, मिथ तो नहीं है। बट बच्चे इस ईयर में हो जाएंगे इस चीज़ का प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती। नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकती। एस्ट्रोलॉजी में होता है, वो कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ ग्रह की पोजीशंस होती है जिस पे आप प्लान करते हो तो सक्सेसफुली प्लान होती है। अदरवाइज मैं अगर बोलूँ कि इस साल आपका बच्चा नंबरोलॉजी की कुंडली के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो नहीं। नहीं तो इसके अकॉर्डिंग तो जो
आईवीएफ वाले हैं उनको तो वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमें तो इस साल होना ही नहीं, हम क्यों आईवीएफ का पैसा खर्च करें। उन लोगों को भी एक पंडित बिठा लेना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट या कोई कि भाई इसकी पहले तुम बताओ हाँ। होगा कि नहीं होगा, बात सही है। एंड 100% सक्सेस रेट फिर। अरे इवन पेरेंट्स पहले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, भैया बता दो किस साल प्लान करना है। पैसे बच जाएंगे। एंड क्योंकि अभी हम लोग भूत प्रेत की भी बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपके व्यूज तो बिल्कुल अलग है, बट जो क्वेश्चंस जो मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए मुझे मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या भूत प्रेत न्यूमरोलॉजी से पता चल सकता है कि भाई ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत लो है, तो हाँ इस पे कुछ ऐसा इम्पेक्ट आ सकता है? होता है। है। नंबरोलॉजी में जब मैं बात करती हूँ 4 नंबर की, 8 नंबर की, तो इस नंबर के जो भी हाउस होंगे, ठीक है, जिनका टोटल करने पे या तो 4 आ रहा होगा या तो 8 आ रहा होगा, उनकी एनर्जीज बहुत लो रहती है, उस हाउस की एनर्जी लो रहती है। तो अगर कोई पावर है आसपास के एरिया में भी, तो हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि वो उस घर पे इफेक्ट शो ज्यादा करे। बट अगर उस घर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति शिफ्ट हुआ है तो कुछ नहीं होगा। ओके, वो एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाएगी। आप एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव खुद करते हो, है ना। अगर आपके घर में एक रूटीन हवन हो रहा है, अगर एक रूटीनली आप अपने घर की एनर्जी चेंज कर रहे हो, तो उसका भी इफेक्ट उतना शो नहीं होता। बट यस, हम नंबरोलॉजी में जब बोलते हैं घर लेने की बात करते हैं, तो हम 8 नंबर और 4 नंबर को मना करते हैं कि आप ये 2 नंबर के घर मत ले लो। सो पूर्णिमा जी, अब हम लोग आते हैं फेम सक्सेस जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अगर हम लोग माने उसके अकॉर्डिंग क्या ये कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं कि हाँ ये नंबर आप अगर ऐड कर, ये नंबर अगर आपका है तो फेम आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ? या अगर किसी को पाना है, पावर चाहिए, फेम चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको? देखो, सबको पावर और फेम नहीं मिलेगा। मिलना होता तो वैसे भी भगवान सबकी कुंडली सेम बना के दे देता, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में 6 है, अगर आपकी कुंडली में 1 है, अगर आपकी कुंडली में 2 है, तो ये जो 3 नंबर हैं ये नेम फेम वाले नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये क्रिएटिव नंबर है। 6, 2 और 1। ओके। अब मैं क्रिएटिव की बात करती हूँ तो ये किसी एक चीज पे काम नहीं करते, ये मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। आप इनसे एक्टिंग करवा लो, आप इनसे सिंगिंग करवा लो, मेकअप आर्टिस्ट बनवा दो, हेयर आर्टिस्ट बनवा दो, आप इनको पॉडकास्ट पे बैठा दो। इन लोगों को क्रिएटिव फील्ड्स पसंद है और ये हर सेक्टर में अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सेम टाइम पे आप जब किसी काम को करते हो, फ्रिक्वेंसी की बात हम करते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी जब डेली यूनिवर्स के पास जाती है, आपको नेम फेम मिलने लगता है। हाँ, अगर किसी को चाहिए ही है कि नहीं मुझे तो नेम फेम चाहिए पर मेरे पास ये नंबर नहीं है, तो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हो। लाइक अगर थोड़ा लग्जीरियस परफ्यूम यूज़ करो, थोड़ा लग्जीरियस क्लॉथ यूज़ करो, तो आपका शुक्र अच्छा होने लगता है और शुक्र आपको नेम फेम अच्छा दिलाता है। बेसिकली आपको शुक्र को एक्टिवेट या अच्छा करना है, ठीक है। शुक्र अच्छा बहुत तरीकों से भी होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सा था कि आप डीओ लगा लो या फिर क्लॉथ अच्छा लग्जरी ब्रांड का पहनने लगो। बट अगर शुक्र अच्छा किसी को करना ही है तो अपने घर की फीमेल्स, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, भाई इनको बेस्ट ट्रीटमेंट दो। आप किंग हो तो आपको आपके पार्टनर को क्वीन बना के रखना है, और आप जब क्वीन बना के रखोगे आपकी लाइफ वैसे भी स्टेबल हो जाएगी। या आप पार्टनर को क्वीन बना दो, आप किंग बन ही जाओगे। एग्जैक्ट। ओके। एंड क्योंकि देखो इसमें है ना, अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने बोला कि लूशो ग्रिड अलग है, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या डिफरेंस है दोनों में? आप थोड़ा सा वो क्लियर कर दोगे? ठीक है, लूसो ग्रिड का जो चार्ट रहता है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत अलग रहते हैं। उसकी बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि इस ग्रुप को नेम पे मिलता है। बट अगर जब मैं शुक्र की बात करती हूँ तो शुक्र किसी भी कुंडली में आप देखोगे, चाहे नंबरोलॉजी में देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखो, चाहे आप फेस रीडिंग कर रहे हो, बट अगर शुक्र किसी का अच्छा है तो उसको लाइफ में नेम पे मिलना ही मिल। अब जैसे यहाँ पर हम लोग शुक्र का नंबर होता है 6। अभी इसमें मैं लूशो ग्रिड में ऐड करूँ, या फिर मैं मेरी कुंडली में किसी तरह से एक्टिवेट करूँ, या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी से एक्टिवेट करूँ,
बात तो सारी जगह पर सेम ही है ना, तो फिर हम लोग नॉर्मल न्यूमरोलॉजी, लूशो ग्रिड वाली एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसको अलग अलग क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आप उसको ऐड करेंगे अपनी कुंडली में, ठीक है। क्लियरली कर देती हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपकी कुंडली में 6 नंबर एक्टिवेट कर दूंगी या 6 नंबर को ऐड कर दूंगी, ठीक है। जो नंबर आपकी कुंडली में मिसिंग है वो लाइफ टाइम मिसिंग रहने वाला है। ठीक है। बट जब 6 की दशा आएगी, मतलब जब शुक्र की दशा आपकी लाइफ में आएगी, उसी टाइम पे अगर आप शुक्र की रेमेडी हाई पीक पे करते हो तो वो एक्टिवेट ज्यादा होके आपको उस टाइम पे नेम फेम देके जाएगा, जो आपने कई एक्टर्स के साथ देखा होगा कि एक पीक टाइम आया जब उनको बहुत अच्छा नेम फेम मिला, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। उनके पास 6 नंबर है, और एक टाइम आया जब उन्हें बहुत अच्छा नेम फेम मिला, बट जैसे ही शुक्र की दशा उतरी उनका नेम फेम भी स्टेबल कंडीशन पे आया था और धीरे धीरे कम हुआ था, और उसके बाद डिप्रेशन में जाके उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो ये आपकी दशा पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको शुक्र की रेमेडी बोलूंगी तो वो तभी बोलूंगी जब आपकी शुक्र की दशा आ रही है। अगर नहीं आ रही है, या तो अंतर दशा आएगी या फिर आपकी जो मूलांक की दशा होती है वो आएगी। उन दो पे ही मैं आपको बोलूंगी कि अब इस टाइम पे आपको आपका शुक्र एक्टिवेट करना। वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी मूलांक एंड भाग्यांक निकालने होते हैं? हाँ जी, निकाल। तो कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो अभी जो यूट्यूब पर हम लोग वीडियो देखते हैं उसमें तो ऐसा होता है कि 1 एंड जो भी आपका डेट है उसको कर दो तो मूलांक हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे क्या निकलता है? आपका जो बेसिक नंबर है, जो आपकी डेट है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, वो आपका भाग्यांक होता है। उसके बाद आपकी पूरी डीओबी को जब आप कैलकुलेट करते हो तो लास्ट नंबर जो निकलता है उसमें आप जिस दिन पैदा हुए हो उस नंबर को ऐड करते हो, और उसके साथ जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो, ठीक है। कैलकुलेशन जो चलती है वो 24 आवर्स की चलती है, 12 आवर्स की नहीं चलती, ठीक है। तो आपको 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद जो लास्ट नंबर निकलेगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जिसको मूलांक। अच्छा, इसमें भी ग्रिड वगैरह बनता है क्या? हाँ, हमारा ग्रेड बनता है, बट थोड़ा सा अलग है लूसो ग्रेड से, जिसमें हम मेल्स नंबर बोलते हैं और फीमेल्स नंबर बोलते हैं, और जो बीच की सीरीज रहती है हम उसको न्यूट्रल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मेल्स नंबर में आता है 319, गुरु, सूर्य और मंगल। अब मैंने इनको मेल नंबर क्यों बोला वो आपको शायद आइडेंटिफाई हो गया होगा, क्योंकि गुरु भी एक बहुत डोमिनेटेड नंबर है, सूर्य भी बहुत डोमिनेटेड है और मंगल भी बहुत डोमिनेटेड है। फिर इसके बाद जब मैं फीमेल्स नंबर की बात करती हूँ तो उसमें आता है 2, 8 और 4। अब ये 2, 8, 4 क्यों आया, उसका भी रीज़न है। मून इमोशनल ग्रह है, शनि इमोशनल ग्रह है। 4 की बात करते हैं तो राहु है, वो थोड़ा सा इमोशनल पर्सपेक्ट से ज़्यादा सोचता है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल नंबर में आता है हमारा 6, 7 और 5, क्योंकि ये नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। ये भावनाओं में नहीं बहेंगे, बट ये लॉजिक पे भी नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम इनको न्यूट्रल नंबर कहते हैं। ठीक है। अभी जो आपका ग्रिड बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई नंबर मिसिंग है, आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो तो एक्टिवेट मतलब ऐड नहीं कर सकते, बट आपके पास में जैसे मैं ही आया और मेरा ग्रिड आपने बनाया और उसमें कुछ आपको मिसिंग लग रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे तो अभी फेम चाहिए और आप कुछ भी ऐसे कुछ रेमेडी बताओ या ऐसा कुछ करो जिससे कि मुझे फेम मिल जाए, तो हम लोग कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रिड में 6 नंबर को ऐड करना है, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं? नहीं, देखो मैं अपनी बात पे अटल रहूंगी कि मैं किसी भी नंबर को ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना। किसी रेमेडी के थ्रू कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी डीओबी चेंज कैसे करूँगी, करेक्ट। वो तो किसी और ने लिख के दी है, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं आपका पहले चार्ट बनाऊंगी। आपका चार्ट बना के सबसे पहले देखूंगी कि आपकी अंतरदशा किसकी चल रही है। मून की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो, शुक्र की चल रही हो, तो बहुत गुड है। अगर उसके बाद इन तीनों की नहीं चल रही है तो अभी आपकी डेस्टिनी पे कौन सी दशा चल रही है, मैं पहले वो देखूंगी। अगर डेस्टिनी में आपके पास इन 3 में से किसी की दशा चल रही है तो अच्छी बात है। नहीं चल रही है तो मैं बोलूंगी कि आप किसी की पार्टनरशिप में जाके नेम पेम ले लो, जिसके पास 6 नंबर हो, उसको अपनी करियर में कैसे भी पार्टनरशिप करवा के उसको ज्वाइन करा। अच्छा, पार्टनरशिप से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी को पार्टनर बनाते हैं, अभी सावरिया सेठ जी को पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा 6 नंबर या जो भी नंबर है वो मिसिंग है, और मैं जाके भगवान सावरिया सेठ चला गया या तिरुपति बालाजी चला गया, वहाँ पे जाके मैंने उनको पार्टनर बना दिया, तो क्या मेरे जितने भी मिसिंग नंबर थे जो भी थे वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे? मतलब वो सब
काम करने लग जाएंगे? देखो आजकल ना आस्था का धंधा चल रहा है, ओके। ठीक है। मतलब किसी भी जगह को फेमस करना है तो 2-3 जो बहुत फेमस लोग हैं उन लोगों के मुंह से उन जगहों का नाम ले लो और लोग जाने लगते हैं। जैसे कि अभी बहुत चला था, डॉक्टर हनुमान करके कुछ चला हाँ, था, मैंने सुना था। ऐसे ही सावरिया सेठ का चला। खाटू श्याम जी, मैं जब 2012 में खाटू श्याम जी गई थी तब वहाँ गिने चुने आदमी आते थे, और अभी जब मैं गई थी दोबारा तो वहाँ लाखों की भीड़ थी। तो जो आजकल लोग दिखा दे रहे हैं वो बिक जा रहा है, पर इन सब चीज़ों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आस्था एक अलग चीज़ है और आपकी लाइफ के स्ट्रगल आपको जो भगवान ने लिख के दिए हैं वो एक अलग चीज़ है। आप भगवान को पार्टनरशिप बना के क्या कर लोगे? वो उतर के आएंगे कि चल बेटा मैं तेरे को नेम फेम दिलाता हूँ? नहीं आए, पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको पार्टनर बनाना है, आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो आपको किसी ह्यूमन को जिसके पास ऑलरेडी वो नंबर होगा आपको उसी को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है। एंड अभी हम लोग, क्योंकि यूट्यूब पर मोबाइल नंबर का भी बहुत चल रहा है, ठीक है, कि मोबाइल नंबर ये, इसका अकाउंट ये नहीं होना चाहिए, या फिर ये अकाउंट है तो तुम्हारा लॉस ही होगा, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो तो ये नंबर अकाउंट। एंड इवन आप एयरटेल या फिर BSNL जो उनके एप्लीकेशन है उनने भी ये चीज़ अडाप्ट कर ली है कि चलो आजकल ये यूट्यूब पे ये चल रहा है तो हम लोग नंबर दे देना। तो जैसे उनने बोला कि 5 नंबर या 6 नंबर जो है ये अगर आपका काउंट आ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। तो वो सिम के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं जिसका अकाउंट 6 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये किस हद तक ये वर्क करता है या नहीं करता है? मैं ठीक है बोलते हैं। देखो नम्रोलॉजिस्ट जो आज की डेट में है इन लोगों ने इन लोगों के धंधे बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है। मैं बहुत फ्रेंडली इस चीज़ को बोलती हूँ। आप मुझे बताओ, आपके घर पे कभी लैंडलाइन रहा है? रहा है। क्या उसका नंबर पता होता था कि यही नंबर मिलेगा लैंडलाइन का? नहीं। तो क्या आपके पापा को सक्सेस नहीं मिली? करेक्ट। मिली ना। इसको भी छोड़ देते हैं। आपके घर में जो सबसे पहले छोटा सा फोन आया होगा नोकिया वाला, वो 1100 का, करेक्ट। उसमें जो सिम डलती थी क्या कभी उसका नंबर देख के फोन खरीदा था? आपको सक्सेस नहीं मिली। उस समय तो जब नोकिया 1100 चल रहा था तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली। ये नंबर्स तो कोई डायल करते टाइम आपका नंबर याद करके थोड़ी डायल कर रहा है, उसने तो आपके नाम से सेव किया है ना। आपका नाम रोहित है, उसने सेव किया हुआ है, वो रोहित को कॉल लगाएगा कि एक स्पेसिफिक नंबर पे कॉल लगाएगा कि नहीं भैया 7879 पे फोन लगाना है मुझे। तो इन नंबर का वाइब्रेशन तब जाएगा ना जब आप किसी चीज को बोलते हो, किसी चीज को फ्रिक्वेंटली बोलते हो, तब वो वाइब्रेशन जाता है। मेरे नंबर में लास्ट में 0 आता है बट मैं सक्सेसफुल। तो अभी हम लोग मोबाइल नंबर पर बात कर रहे थे और जो भी दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो उनका ये बोलना होता है कि हम स्पेसिफिक काउंट से आपके सक्सेस के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अभी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप अंबानी बन जाओ। अच्छा। ठीक है, मतलब कि अंबानी तो नहीं, लेकिन हाँ उतना पैसा आपको अच्छा खासा आ जाएगा। वैसे गाली पड़वाने के काम ही कर रहा हूँ, पर ठीक है। मुझे उनके प्रिडिक्शन में से या जितने उन लोगों ने नंबर चेंज करवाए होंगे जिन बेचारों के, उनमें से कोई एक आके बता दे कि हम सक्सेसफुल हो गए और हम आज की डेट में अडानी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो ये जो मैं पढ़वा ही देता हूँ आपको, ठीक। 199 में जो रिपोर्ट आ रही है, नेम करेक्शन रिपोर्ट न्यूमरोलॉजी की, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी कि आपके लास्ट 5 ईयर का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 2000 रुपये की रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बारे में आपके क्या व्यूज है? देखो मैं तो न्यूमरोलॉजी आज की डेट में भी फ्री करती हूँ, मुझे करते हुए 11 साल हो गए, बट मैं चार्जेस नहीं लेती क्योंकि जेन्युइनली कोई परेशानी है, मुझे दिख रहा है उसकी कुंडली में फाइनेंशियल की क्राइसिस उसको चल ही रहा है, तो मैं उससे क्या ही पैसे मांगू। अब 199 में, 2000 में, 5000 में आपकी कुंडली देख के वो आपको क्या ही बताने वाला है? इसमें है ना, लोगों को भी वो क्यूरियोसिटी बोले या इंदौरी लैंग्वेज में तो कुछ वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो है कि भाई 5 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, वो मेरे को 2000 रुपये दे के जानना है, ठीक है। और उसी को ही एक प्रकार से लोगों ने बना लिया है कि चलो ठीक है, लोगों को भी जानना है तो हम लोग 2000 या 3000 या 4000 जितना भी मांगेंगे वो दे देगा।
सही बात है। अब मैं अगर बोल दूं 5 साल बाद आपकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग है, एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपने अभी तो मुझे 2 ही 1000 रुपए दिए, पर जब मैंने आपको बोला कि आपका तो कुंडली में एक्सीडेंट के योग है, तो अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी एक पूजा करा देती हूँ और कुछ दान दक्षिणा लगेगी और कुछ स्टोन आपको पहनवा देती हूँ, कुछ मालाएं आपको पहनवा देती हूँ और आपके घर में एक हवन करवा देती हूँ, 50,000 खर्चा आएगा। उसमें वो जो 2,000 रुपए की पूरी बुक बन के आती है, उसमें ये भी होता है रेमेडीज, एंड देन इस रेमेडी में हमने आपको इतने का कूपन दे रहे हैं, आप ये स्टोन खरीदोगे हमारी वेबसाइट से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो वो स्टोन में जैसे अगर 5,000 का स्टोन है तो आप 2,000 का हमारा कूपन यूज़ कर लो, क्योंकि आपने ये रिपोर्ट हमसे खरीदी है और उससे कुछ नहीं होगा, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो जो आपने बोला वो सच भी है, क्योंकि होता ही है, वो पूरी किताब में रेमेडीज के नाम पे यही होता है। तो देखो चलता यही है, क्या होता है कि नंबरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, फेस रीडिंग करने वाले भी होते हैं, पामिस्ट्री वाले भी होते हैं, ये पहले आपको डराएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर डराने के बाद आपसे जितना वसूल कर सकते होंगे ये उतना वसूल करेंगे। आप रिच हो गए तो लंबा आपका कटेगा, और अगर आप नॉर्मल फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एवरेज भी आपसे 5-6 हज़ार रुपये तो आराम से ले लेंगे। बट इसके बाद भी मुझे क्लियरली आप ही बता दो, आपकी कुंडली में कोई चीज़ लिखी है ना, अगर मैं बोलूँ आपकी कुंडली में डाइवोर्स के योग हैं, तो क्या उस डाइवोर्स को आप बदल सकते हैं कोई भी रेमेडी करके? मान लो किसी ने बोल दिया कि आप जाओ वहाँ ऋषिकेश में जाके पूजा करवा के आ जाओ, तो क्या पॉसिबल है एक पूजा के दम पे कोई डाइवोर्स रुकना? अभी वो फेमस ब्लॉगर है यूके राइडर, बाबू भैया। बाबू भैया, उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ, कितना स्ट्रगल आया, तो उसने नहीं दिखाई होगी क्या कुंडली? उसका जब डाइवोर्स की शुरुआत हुई होगी उसने भी तो कुंडली दिखाई होगी, तो रोक क्यों नहीं पाया कोई कुंडली देखने वाला उस चीज को? क्योंकि रोका ही नहीं जा सकता, किसी भी रेमेडी से इस चीज को नहीं रोका जा सकता, किसी भी पूजा पाठ से नहीं रोका जा सकता, जो होना है वो होना है। बट यस, हम ये कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट अगर 100% है तो हम उसको 80% या 70% पिला सकते हैं। अगर आप रोक पा रहे हो तो आप भगवान से भी एग्जैक्टली यार, हम भगवान तो नहीं है। मतलब मेरे पास बहुत से इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैम रेमेडी बता दूं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं बता भी दूंगी तो कर क्या लोगे? हर एक चीज की एक सिंगल रेमेडी है, जिसको मैं बहुत क्लियरली सबको बोलती हूँ, जिस भी ईस्ट को पूजते हैं उस पे लिपट जाओ। मतलब अपने प्राण निछावर ही करने हैं ना, तो उन पे कर दो। अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो भी पॉजिटिव में चेंज होगा, वो संभाल लेंगे। बट बाकी दूसरे जो रेमेडीज हैं उनसे उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक से करानी पड़ेगी। मेरा भाई मांगलिक है, उसकी शादी नॉन मांगलिक से करा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क, क्योंकि मांगलिक जेन्युइनली कोई दोष नहीं है, एनर्जी या कुछ एनर्जी भी नहीं है। मांगलिक आपका मंगल ज्यादा उच्च कोटि का है, तो आपके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी निकल के आती है। थोड़ा सा आप शॉर्ट टेम्पर्ड ज्यादा होते हो, तो अब आपको बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी मांगलिक हो और आपको बोल रहे हैं कि एक और मांगलिक से आपकी शादी करा। दोनों मिलके फिर दोनों मिलके तो कलेश ही करेंगे ना, ऑब्वियस हो गया ना। तो यही चीज है कि लोगों ने मिथ ज्यादा फैला दिए हैं और जो ओरिजिनल चीज बची थी वो खत्म कर दी। ठीक है। सो हम लोग मोबाइल नंबर पर बात कर रहे थे। सो मोबाइल नंबर में वैसे तो आपने अभी पूरा क्लियर ही कर दिया है, बट मैंने जो यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि वो कुछ काउंट वगैरह भी बताते हैं। सो ऐसा काउंट अगर कोई बता रहा है या किसी का नंबर है और वो डर रहा है कि यार मेरा मोबाइल नंबर ये है एंड मेरा ये काउंट है, ठीक है, तो मुझे लॉसेस हो रहे हैं जो भी जिस भी रीज़न से हो रहा हो, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं मेरा नंबर ये है एंड इस रीज़न से मुझे लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ वैदिक न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसा एंजल नंबर या फिर ऐसा बेस्ट नंबर होता है कि हाँ अगर ये नंबर मैं रख लूँ मोबाइल का, तो एक होता है ना कि फेथ के कारण उसको अगर कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो वो अपना माइंडसेट ऐसा बना लेगा कि अच्छा होने लगेगा, ऐसा कुछ होता है। आप अपना डेस्टिनी नंबर अपनी हर चीज में यूज करने लग जाओ, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर जो भगवान ने लिख के दिया है वो वैसे भी आपके लिए लकी होगा।
अब अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मेरा 5 नंबर है, ठीक है। मर्क्यूरी का नंबर। तो आपकी जो बिजनेस करोगे उसका जो नाम रखोगे उसको 5 नंबर पे लेके आना है आपको। आप जो भी मोबाइल नंबर लेना चाहते हो उसको डेस्टिनी नंबर पे लेके आ जाओ। 5 नंबर आ रहा है, बेस्ट हो जाता है। ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर है, कोशिश करो कि वो आपका या तो भाग्यांक नंबर हो या मूलांक नंबर, तो वो आपको गाड़ी सूट करती है। इसके साथ घर के नंबर की भी अगर हम बात करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपका डेस्टिनी नंबर है या मूलांक है या भाग्यांक है, जो भी है, आप उसके बेसिस पे अपना घर चूज करो। तो ये आपको फायदा ज़्यादा देते हैं। ऐसा बस इतना इफेक्ट आता है। ठीक है। सो जो दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर जो भी इंटरनेट पर हैं, जो 5 नंबर 4 नंबर जो भी नंबर वो बताते हैं, वो नंबर से ज़्यादा अच्छा है कि आप आपके भाग्यांक या मूलांक पर वाले नंबर पे कुछ ज़्यादा यूज़ करो। एग्जैक्टली आप अपनी डेस्टिनी खुद हाँ। खुद एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर भगवान ने आपको 4 नंबर की डेस्टिनी दी है तो वो तो आपके लिए वैसे भी प्लस पॉइंट रहा, और उसको आप और ज़्यादा एक्टिवेट करते जाते हो जितना ज़्यादा आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते जाते हो। अच्छा, आपने अभी डिवोर्स की बात की है, ठीक है। एंड मैंने रिसेंटली इंटरनेट पर ही मैं देख रहा था हमारे पॉडकास्ट से पहले, तो उसमें बेसिकली उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था वो पॉडकास्ट में कि क्या हो रहा था कि 2 कपल थे, उनका डिवोर्स होने वाला था, ठीक है। और वो कोइंसिडेंटली उस स्पेसिफिक पर्सन के पास पहुंच गए। वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे थे कि भाई साइन ही करना है, डायरेक्ट जो भी कोर्ट में केस वगैरह होते हैं वो सब हो चुका था, लास्ट वर्डिक्ट ही था कि हाँ क्लियर करना है। सो वो वहाँ पर गए एंड उस न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले। उन्होंने देखा कि अरे ये तो 3 और 6 हैं जो कि एनिमी हैं, तो उन्होंने उनमें कुछ चेंजेस करवाए उनसे एंड उनका डिवोर्स रुक गया। तो ये किस हद तक सही है कि जो वो बोल रहे हैं वो किस हद तक सही है? और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो जज साहब और वकील साहब को न्यूमरोलॉजी पढ़ लेना चाहिए। न्यूमरोलॉजी को बैठा लेना चाहिए साइड में। वो एक टाइपिस्ट होता है ना, उसकी हाँ। जगह एक न्यूमरोलॉजिस्ट रखो, वो सारे डाइवोर्स वैसे ही रुकवा देगा। भाई, और चोरी अगर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पुलिस में भी एक रख लेना चाहिए। तो ये सही है? क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखो उनका जो कहना है वो इस वे में सही होगा कि उस टाइम जो उनकी दशा चल रही होगी, अभी जो मैंने बात करी थी कि अंतर्दशा रहती है, जैसे अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 का कोर एनिमी हो जाता है 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर आपके मतलब पार्टनर के पास है और मेरे पे 6 नंबर है, और अंतर्दशा में भी उसके पास 7 नंबर आ गए या मेरे पास 7 नंबर आ गए, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए। अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे भी होंगे कि जो 7 नंबर है वो इन्वेस्टिगेशन का नंबर है, और जो 6 नंबर है वो अफेयर प्रोन कुंडली। ठीक है, अब इधर तो अफेयर चलना ही है करेक्ट। और उधर 7 नंबर की दशा भी आ गई है, तो वो वैसे भी इन्वेस्टिगेट पर्सन है और इन्वेस्टिगेट करेगा कि अरे ये इतना फोन क्यों चला रहा है, अरे ये यहाँ क्यों गया, अरे वो वहाँ क्यों गया, अरे इसने ऐसा क्यों किया। तो वो पकड़ मतलब 6 नंबर वाला पकड़ाई में आएगा ही आएगा। अगर उसकी 7 की दशा आई है तो वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो ऑब्वियस है कि या तो लड़की डाइवोर्स लेगी या लड़का डाइवोर्स लेगा। बट इन केस अब जब वो न्यूमरोलॉजी के पास गया, उनने बोला कि अरे ऐसा ऐसा है, आपकी ये चेंज कर लो, ऐसा हो जाए। वो चेंज करने से मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट आया होगा। उनकी साइकोलॉजी में उनने थोड़ा सा खेला, तो उनने सोचा, या ऐसा भी होता है ना कई बार हमको गिल्ट हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे अरे हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, अब मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। उस कमिटमेंट पे आप एक चांस और देते हो इंसान को। कभी कभी ये भी होता है कि जस्टिफिकेशन मिल जाता है चीजों का Exactly. कि यार इसने ये गलत किया है ना, ये तो उसके नंबर में ही है, इसलिए इसने गलत किया। हाँ, अब जैसे 6 नंबर की मैंने बात करी, अब 7 वाले को जब पता चलेगा कि उसकी गलती नहीं है, ये तो उसके नंबर का ही प्रॉब्लम है कि उसके साथ ये सब होना ही है, तो भी वो इंसान एक बार थॉट प्रोसेस करता है कि ठीक है इसको एक चांस और देते हैं। अगर ये बोल रहा है कि लॉयल्टी अब रहेगी तो हमें चांस देना चाहिए, तो वो वैसा इफेक्ट भी आता है। सो बेसिकली वो न्यूमरोलॉजिस्ट के अलावा अगर किसी फैमिली से या साइकोलॉजिस्ट के पास किसी भी के जाते और कंसल्ट करते, क्योंकि आजकल फैमिली के लिए भी शायद होते हैं कंसल्ट। फैमिली काउंसलिंग हाँ। भी होती है जब आप डाइवोर्स केस फाइल करते हो, तो आपकी फैमिली काउंसलिंग होती है। तो अगर वो उसके पास भी जाते और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते तो ऑब्वियसली होता। देखो आप और मैं बैठ के जो डिस्कशन करेंगे वो अलग होगा, बट थर्ड पार्टी जो सजेशन देके डिस्कशन करेगा वो एक अलग चीज होगी।
ठीक है। एंड अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप नेम करेक्शन भी करते हैं, हाँ जी। है ना? सो नेम करेक्शन का क्या रोल होता है लाइफ में? मतलब कि नेम की फ्रिक्वेंसी मैच होना कितना ज़रूरी है? देखो, अभी जो आपने नंबर की बात की थी ना, मोबाइल नंबर, हाँ। आपका मोबाइल नंबर कुछ भी हो, उससे आपकी उतनी फ्रिक्वेंसी पे कभी इफेक्ट, बट आपके नाम से आपकी लाइफ की फ्रिक्वेंसी पे बहुत डिफरेंस आता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि घर का हर एक बंदा आपका नाम बोल रहा है, जो यूनिवर्स तक जा रहे हैं वाइब्रेशंस और रिटर्न आ रहे हैं, तो वो एक नाम चल रहा है। अब क्या होता है, एक ही बच्चे के घर में दो दो नाम होते हैं। घर में रख दिया चिंटू पिंटू, बाहर रख दिया कुछ और, तो घर का नाम का फ्रिक्वेंसी अलग जा रही है और बाहर के नाम की फ्रिक्वेंसी अलग जा रही है। तो इस बच्चे को सक्सेस इजीली नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक होती है, अभी मैंने बोला कि आपको कुछ भी अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने डेस्टिनी नंबर पे उस नाम को लेके आ जाओ। ठीक है। स्ट्रगल्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही 100% सक्सेसफुल हो जाओगे नाम करेक्ट करने के बाद, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, बट यस, आपके नेम करेक्शन होने के बाद जब आपका डेस्टिनी नंबर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका करियर जो स्ट्रगलफुल चल रहा था वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। लाइफ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगी, Exactly. अच्छा बुरा। Exactly. लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो खराब सड़क थी तो तुमको एक नॉर्मल चलने लायक मिल जाएगी। एग्जैक्टली अब मतलब अभी तो आप हर गड्ढे में कूद रहे थे, बट अब आपको वे मिलेगा कि नहीं, अच्छा यहाँ से नहीं, हम यहाँ से जा सकते, ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट हाईवे आपके कर्म के अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट, वो तो Okay. जो आप करते जा रहे हो वो तो भुगतना है, और कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, सब यहीं भुगत के जाओ। ठीक है। एंड जैसे अभी हमने बात करे थे नेम के ऊपर, तो नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में क्या बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि नेम काउंट अगर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट नेम में ये होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम का निकालना चाहिए, लास्ट नेम भी इंक्लूड करना चाहिए? सिर्फ फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट क्योंकि अब जैसे लड़कियां, उनके तो शादी के बाद सरनेम बदल जाते हैं, Correct. बेचारी फिर से न्यूमरोलॉजी करवाए, फिर से अपना नेम करेक्शन करवाए। सिर्फ फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो आपका डेस्टिनी नंबर से आप कोरिलेट करिए। तो क्या पेरेंट्स को घर में चिंटू बंटी ये नाम नहीं रखना चाहिए? देखो, जेन्युइनली बोले तो बहुत पुराने जो बुजुर्ग लोग हाँ। थे वो नाम रखते थे राम लक्ष्मण सीताराम या लक्ष्मी नारायण, ऐसे नाम रखते थे, और उसका शॉर्टकट होता था लक्ष्मी या नारायण। मेरे बेटे का नाम मैंने रखा है शिव नारायण दीक्षित, हम बोलते हैं शिव, हम चिंटू पिंटू किंटू करके शॉर्टकट नहीं कर रहे उसके नाम का। तो जब आप एक बच्चे के नाम को आप खुद ही बिगाड़ रहे हो, तो आप तो उसका करियर भी खुद ही बिगाड़ रहे हो ना। तो हमेशा नाम है एक ही रखो जो आप प्रोफेशनली यूज करने वाले हो और जो आपका घर में रहने वाले। इवन किसी का नाम अथर्व रखा है तो अब उसको शॉर्ट मत करो, अट्टू अट्टू बेटा मत करो। ओके। नेम तो आपने फ्रिक्वेंसी बदल ही दी ना, ऐसे भी और वैसे भी। तो आपको आपके बच्चे का नाम हमेशा सही रखो, और सही रखने के साथ प्रॉपर नाम लो अगर चाहते हो वो करियर में सक्सेसफुल रहे। अगर किसी के पास में, जैसे किसी का घर का नाम XYZ है एंड ऑफिस में उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, या स्कूल में, सो अभी उसकी लाइफ पर जो इम्पैक्ट होगा वो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा इस नेम का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है और इस नेम का कम हो रहा है? कि जिस नाम से उसको ज़्यादा जाना जा रहा है वो नाम इम्पैक्ट डालता है, या फिर दोनों नाम ही इम्पैक्ट डालेंगे? दोनों नाम का इम्पैक्ट रहेगा, उसका करियर कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, स्विच होता रहेगा। स्विच मतलब कि कभी इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है, कभी उसकी आ रही है, तो वो एक पाथ पर जा ही नहीं पाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कि हमने शुरू से डिसाइड किया हुआ था कि हमें बायो लेना है और डॉक्टर ही बनना है, फिक्स रहता है, बट वो 12th तक आते आते चेंज हो जाता है कि अरे डॉक्टर ही ना सही, नर्सिंग कर लेंगे, नर्सिंग ना सही, कुछ और कर लेंगे, तो वो चेंज होता जाता है। तो वो आपके नाम की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। अब इसमें मैं नाम का बहुत अच्छा इफेक्ट ऐसे भी बता सकती हूँ, आप जो भी नाम रखते हो ना बच्चे का, इस नाम की पर्सनालिटी बच्चे में आना शुरू होती है। ठीक है। किसी बच्चे का नाम अगर राम है, वैसे तो आज की डेट में कोई नहीं रखता पर अगर किसी बच्चे का नाम में राम है, आप देखोगे कि उस बच्चे में एक कामनेस होगी, ठीक वो है। एकदम शांत स्वभाव का होगा, बहुत अच्छे से अपना जो भी काम करना होता होगा बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, वैसा मिले। जिस बच्चे का नाम कृष्ण है, जो आज के टाइम पे मिल जाता है,
उछल कूद में लगा है, बिल्कुल मस्ती वाला बच्चा है, उद्यमी है, माँ उसके पीछे पीछे बेचारी भाग ही रही है, मेरे सामने है, उनने रखा हुआ है, वो बच्चे से वो खुद ही परेशान। हाँ, तो एक राम को मैं भी जानता हूँ, तो भैया उसको बोलते हैं कि भाई वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो वो उसके नाम के कारण है। वो नाम की पर्सनालिटी आती है, आपका जो भी नाम होगा ना वो पर्सनालिटी आपको मिलेगी। ठीक है। एंड जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी मतलब ध्यान देना चाहिए कि अगर आज तक आप आपके बच्चे को 2 नाम से बुला रहे हो, तो आप उसको एक नाम पर फिक्स कर दो। एक नाम पे फिक्स कर दो। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, जो भी न्यू पेरेंट्स हैं, फैशनेबल नेम पे मत जाओ, क्योंकि जो संस्कृत में हम वर्ड सोचते हैं ना कि ये तो संस्कृत का ऐसा वर्ड है, बट हम उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते तो उसका बैड इफेक्ट भी आता है। तो इसलिए फैंसी वर्ड पे मत जाओ, आप नॉर्मल सा जो भी नाम चलते आ रहे बच्चों के नॉर्मल नाम रखो, ज़्यादा बेटर। तो ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि पापा का नाम आशुतोष है, मम्मी का नाम सुमित्रा है, तो नाम हो गया आशु। ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखो, फर्स्टली आपकी कुंडली से आपका जो चार्ट बनता है उससे आपके नाम का अक्षर निकल के आता है, जिसको हम लोग नामकरण संस्कार बोलते हैं। तो आपका अगर नामकरण संस्कार में जो अक्षर निकला है उससे नाम नहीं रखा है ना, तो भी आपकी कुंडली एक्टिवेट नहीं है। ठीक है। तो कुंडली एक्टिवेट करने के लिए आपको हमेशा रखना नाम वही होता है जो आपके नामकरण में निकला था। अब इसके बाद अगर आप सोचते हो कि हाँ निकल आया, खा से कुछ निकल आया या किसी और शब्द से निकल आया, हम दोनों अपना पति पति का नाम कट करके मिला के कुछ बना लेते हैं, कुछ बना लोगे तो उसकी भी खिचड़ी ही बनेगी। तो थोड़ा सा लॉजिक पे काम करना बेटर है। मतलब उस नेम का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और वो अगर निकलेगा तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। एग्जैक्टली, जिस वर्ड का कोई मीनिंग है नहीं उसको रख के भी आप पे कर क्या रहे। न्यू बॉर्न बेबी जो अभी हो रहे हैं, जैसे कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो उस समय तो न्यूमरोलॉजी मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा लोग जानते होंगे। सो उस समय जो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रोहित रख दिया। ठीक है। सो अभी क्योंकि लोगों को पता है, तो क्या उन लोगों को अपना नेम का काउंट भी जो बच्चा हो रहा है कुंडली के साथ साथ में, जैसे कुंडली में किसी का आ रहा है कि चलो र से तुम्हारा नाम होना चाहिए, ठीक है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग और उसके बाद में उसका जो नेम का काउंट आ रहा है वो भी दोनों मिला के एक नेम बनाना चाहिए, या फिर इतना देखो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है? आजकल के पेरेंट्स वैसे भी इंटेलिजेंट हैं, वो तो डिलीवरी कराने के लिए भी नंबरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, डेट चुनते हैं कि हमें इस डेट की मतलब जो बेस्ट डेट हो वो दे दो। तो ऑलरेडी उनने बेस्ट डेट चूज करी है। बट आप अगर नेम भी सब कुछ बेस्ट करना चाहोगे तो गीता में लिखा है कि पेरेंट्स का काम है सिर्फ पाथ दिखाना। अगर आप पाथ पे हाथ पकड़ के बच्चे को चलाओगे तो वो कभी फाइटर नहीं बने। तो इसलिए मैं सजेशन यही देती हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल होने दो। फिर वो दुर्योधन बन जाएगा। ये बात भी है, फिर दुर्योधन बन जाएगा। वैसे दुर्योधन भी अच्छा ही था कि नहीं था? देखो, वो अच्छा तो था, हम तो रावण को भी अच्छा कहते हैं। तो ये तो सिर्फ ग्रहों की चाल थी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो हम कहते हैं उसकी 7.5 लगी हुई, उसका कल्याण हो गया। एंड सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि नेम का काउंट कैसे निकालते हैं? हमारा चार्ट रहता है, हाँ। आपके जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट को सेटल करते हैं। सेटल करने के बाद जो नंबर्स आपकी डेस्टिनी नंबर से मैच कर रहा होता है वही अल्फाबेट हम आपको दे देते हैं कि इस अल्फाबेट को ऐड कर लो। ठीक है, हम लोग वो चार्ट आप मुझे दे देना, तो हम लोग स्क्रीन पर उसको दिखा देंगे, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोग भी अपना नेम का फर्स्ट नेम स्पेशली, करेक्ट ना, फर्स्ट नेम पर काउंट निकाल सके। राइट। ठीक है। और अब किसी को अपना काउंट पता चल गया तो उसको क्या क्या चीज़ें और देखना चाहिए? अगर आपके नाम का काउंट आपकी डेस्टिनी नंबर से या फिर आपके बेसिक नंबर पे नहीं आ रहा है तो फिर आप उसमें एक अल्फाबेट ऐड करोगे जो दैट आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देगा। और ये जो नेम अभी जैसे मैंने चेंज किया, ठीक है, एंड अब मुझे इस नेम को हर जगह पर, बैंक में, कॉलेज में, हर जगह पर चेंज करवाना चाहिए या फिर जरूरत नहीं? नहीं नहीं, आप जो सोशल मीडिया हैंडल करते हो, आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है, या आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपका जो आईडी कार्ड है उन सब चीज़ों पे चेंज करा लो। बैंक में
या फिर आपकी मार्कशीट्स वगैरह में चेंज कराना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, एक रील में देख रहा था कि हाँ, ये जितने भी लोग हैं वो पक्का मुझे तो बोलेंगे कि इतने रील्स मत देखा करो हमारी। तो उसमें ये था कि आप मोबाइल को वॉशरूम में लेके मत जाओ, क्योंकि आप आपकी जो तिजोरी है उसको कभी लेके नहीं जाते हो, तो आपकी लक्ष्मी जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, अभी मेरा को मैं बेसिकली मुझे ये डाउट आया कि पर्स भी तो ले जाते थे पहले भी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है जेब में जो कि हम लोग ले जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो उनसे उतना जैसे बहुत पुराने, अगर हम दादा परदादा के टाइम पर जाएं, तो उस समय तो पर्स भी नहीं होता था उनके पास। तो मैंने देखा है कि मेरी दादी है तो वो अपने पल्लू में ही पैसे बांध लेती थी। ठीक है। अरे दादा लोग, हाँ, उनकी बुनियादी हाँ, जेब होती थी, उसमें पैसे भरते थे। तो उस समय पर मतलब वो तो सीधी लक्ष्मी है, हाँ। उससे उतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मोबाइल ले जा रहे हो तो आपके योग खराब हो रहे हैं, आपकी लक्ष्मी खराब हो रही है, ये सब। हाँ, नहीं ले जाना चाहिए, वो साइकोलॉजी टर्म में उसका डिफरेंट रीजन है। देखो, वो भी मैं बता देती हूँ। अभी क्या हुआ था बीच में, बहुत ऐसे केसेस आए थे कि लोग वॉशरूम में लेके गए और वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे वहीं बैठे रहे, तो उनको पैरालिसिस अटैक आए थे। ठीक है, वो होता है जब आप एक पोजीशन में बहुत टाइम तक बैठते हो, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद करता है, पैरालिटिक अटैक आता है। उसी चीज़ को न्यूरोलॉजिस्ट ने, अब वायरल तो उस टाइम वही हो रहा था, है ना, तो उनने उस चीज़ को पिकअप किया कि भाई साहब हम भी मोबाइल का बंद करवाते हैं। तो उनने मोबाइल का बोल दिया कि राहु खराब होता है, बाथरूम में लेके मत जाओ, राहु खराब हो जाएगा। राहु कभी भी किसी भी चीज़ से खराब और अच्छा नहीं मतलब जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको न्यूमरोलॉजी के साथ में जोड़ते जोड़ थे। दो तो मोबाइल से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक आपने मोबाइल पे किसी भगवान का वॉलपेपर ना लगाया। अगर वॉलपेपर लगा हुआ है और फिर आप वॉशरूम में लेके जा रहे हो, तो वो हाँ, वो इथिकल और अनइथिकल वो चीजें चीज़ें हैं उस। होती हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। मेरे खुद के हस्बैंड लेके जाते। ठीक है। एंड सो नेम की हमने बात कर दी। ठीक है, अब हम आते हैं सिग्नेचर पे। सिग्नेचर में भी मैंने देखा था कि अगर बेसिक चीज़ें की अगर हम लोग बात करें कि नेम में अगर आप कट लगा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ और आप कर रहे हो, जैसे कि कुछ कोई लोग गोल कर देते हैं, सो उससे भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि लोग अगर, जैसे मैं अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ और उसमें मुझे पता है कि हाँ मैं कट लगा रहा हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरी लाइफ और थोड़ी अच्छी हो जाएगी, या मुझे जो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती थी वो नहीं आएंगे। ऐसे में क्या चेंजेस कर सकता हूँ? देखो, नेम आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सबसे पहले आप जो भी सिग्नेचर करते हो आपके नाम का, वो आपकी पर्सनालिटी शो कर देगा। अगर आप नाम में कैपिटल के साथ कुछ सर्कल कर रहे हो, मतलब उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, उन्हें थोड़ा सोशल लोग पसंद है, उनको सोशल रहना पसंद है। अगर आप कट लगा रहे हो नाम लिखने के बाद नीचे साइन करते साथ, फर्स्ट लाइन खींच रहे हो या डबल लाइन खींच रहे हो, इसका मतलब उनको अथॉरिटी चाहिए जो उन्हें मिल नहीं रही। ठीक है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देते हैं कुछ लोग साइन करके, देन 2 पॉइंट्स लगा दिए, फुल स्टॉप। तो अब ये खुद अपने करियर को रोक दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम का फर्स्ट लेटर डाउनवर्ड लिख के पूरा नाम अपवर्ड जा रहा है। तो आप कैसे अपवर्ड जाओगे? आपका फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होके, उसके बाद अगर कोई चीज़ आप अपवर्ड जा रहे हो तो आपका करियर अपवर्ड जाएगा। बट मेरा ये सजेशन रहता है कि आप हमेशा स्टेबल रहो। जब आप स्ट्रेट लाइन पे काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। बट आप या डाउन जाते हो तो आप खुद ही अपने आप को डिसाइड करना चाहते सो साइन हमेशा स्ट्रेट रखो। हो। स्ट्रेट रखो और क्लियर रखो, क्योंकि ठीक है। जितनी क्लियरिटी आपके सिग्नेचर में है, उतनी क्लियरिटी आपके करियर में आ जाती है। हम लोग अभी कुछ साइन चेक कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते। क्लियरिटी बहुत हाँ। अच्छी है इनके सिग्नेचर में। खुद भी देख सकते हो ना, कोई उनने कट किया है, ना कहीं फुल स्टॉप है, ना कोई पॉइंट है। फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल है और बाकी उनने क्लियर साइन किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है स्टेबल, जो मैं कह रही थी ना, एकदम स्ट्रेट लाइन पे सिग्नेचर करो। उनका स्ट्रेट लाइन पे सिग्नेचर, तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल्स कम आएंगे। देना आप मुझे भाई। चेंज नहीं करना है ना, change जो मत करते करना हो है। वही करना है अभी सुन लिया स्ट्रेट है तो बिल्कुल स्ट्रेट करना है।
थोड़ी जगह छोड़ना है ना, ऊपर जायदाद वगैरह लिख लेंगे हम। इतना इजी नहीं है, सिग्नेचर कॉपी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहीं लिख देंगे अरे भाई, ये सिग्नेचर नहीं है। बेटा ऐसे तो करियर में कभी ग्रोथ नहीं करना। अपना पूरा नाम हमेशा लिखो। अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देखा है, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर देखा है, उनका सरनेम कितना बड़ा है तेंदुलकर, बट वो जब साइन करता है वो पूरा नाम लिखता है भाई। तो जब आपको लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो अपने पूरे नाम को हाईलाइट कर दो। जितना ठीक है। क्लियर अपना नाम हाईलाइट करोगे उतना ऊपर करियर में जाओगे ही जाओ। तो आपको तो बहुत ज़रूरत चेंज करने की है ना है इनका ना? क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मैं आपकी पर्सनालिटी का बता देती हूँ थोड़ा सा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत कंफ्यूजिंग। आप एट प्रेजेंट नहीं डायरेक्शन डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे किस डायरेक्शन में सही में जाना है। किसी दिन लगता है कि नहीं ये डायरेक्शन में सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, फिर 3-4 दिन बाद लगता है कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ चल। तो वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको माइंड देता हुआ है। ठीक है। सो बता दे साइन कैमरे में? नहीं, ठीक है, ओके। पर जो मैंने बोला वो सही था। सच बोलना। नहीं भाई, देखो बहुत साल हो गए करते हुए। नहीं नहीं, सच है ना? ये इनका जो सिग्नेचर है हाँ। वो बहुत ऐसे खुद ही कॉम्प्लिकेटेड उन्हें कर रहा है। हाँ, वो देख के मुझे भी ऐसा हाँ, लगा कि तो अब वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब मुझे करियर में करना क्या चाहिए। उनके पास ऑप्शंस हैं, बट वो कहते हैं ना कि एक इंसान फोकस रहता है कि मुझे यही करना। हम लोग जब सिग्नेचर पर बात कर रहे थे, तो अभी जो हमने ये सिग्नेचर देखा, ठीक है, तो इसमें आपने कुछ पॉइंट्स बताए। सो ऐसे कौन कौन से सिग्नेचर, मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि नहीं होना चाहिए किसी के भी सिग्नेचर में, जिससे कि उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो? जो फर्स्ट मैं कहूँगी कि अपने कैपिटल नेम मतलब लेटर जो रहता है उसको कवर अप मत करो किसी भी तरीके से। ठीक है। वो हमेशा क्लियर दिखना चाहिए। सेकंड, आपका नाम पूरा होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि सरनेम भी ऐड करो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हिंदी कर लो। ठीक है। हिंदी में अपना नाम लिख दो पूरा। बहुत फैंसी लगता है जब कोई हिंदी में नाम लिखता है, तो हिंदी में कर लो। कट मत लगाओ, फुल स्टॉप तो बिल्कुल भी मत लगाओ। तो हिंदी में जैसे रोहित लिख रहे हैं हम लोग, तो रोहित के ऊपर हम लोग एक, तो वो नहीं लगाना है? नहीं, आप लाइन खींच सकते हो, वो तो आप हिंदी वर्णमाला का तरीका यूज जैसे हमने नरेंद्र मोदी या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जो सिग्नेचर है उसमें ऊपर लाइन नहीं होती, वो सीधा नरेंद्र मोदी ऐसा लिखा होता है। नहीं, एक लास्ट में लास्ट लेटर पे खींच देते हैं वो, बाकी पूरे में नहीं खींचते। तो आप कर सकते हो। वैसे हिंदी वर्णमाला में उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको लाइन खींचना है तो आप खींच सकते हो। बट हाँ, मेरा सजेशन ज़्यादातर लोगों को यही रहता है कि हिंदी सिग्नेचर बहुत इजी है, और आपके साथ आप वो जो लेटर्स घुमा देते हो, कभी ऐसे कर लेते हो, कभी वो हिंदी में आप खेलते ही नहीं है। पैटर्न बना देते हैं, जैसे आर है तो उसको ऐसे कुछ करके। हाँ, वो आप उसमें नहीं खेलते हो, आप एकदम क्लियर साइन करते हो, तो हिंदी यूज़ करना अच्छी बात है। अच्छा, सिग्नेचर से क्या लाइफ इन्फ्लुएंस होती है? अगर मैं कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर, जैसे आपने अभी बताया कि वो आपकी पर्सनालिटी बता रहा है, ठीक है, अभी कोई सिग्नेचर मेरी पर्सनालिटी बता रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे जिनमें बोलते कि अगर आप सिग्नेचर में अपडेट कर दोगे तो आप लखपति बन जाओगे। तो पर्सनालिटी बता रहा है या फिर सिग्नेचर चेंज करने से लखपति बन रहा हूँ, क्या हो रहा है? सिग्नेचर चेंज करने से लखपति तो नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है, आपके लाइफ में लिखा ही है कि चप्पल जब तक घिसोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा, तो आप चाहे नंबरोलॉजी से नंबर ऐड कर लो, चाहे आप सिग्नेचर बदल लो, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हाँ, बट ये होगा कि जो हार्डशिप आपके में लिखा होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, थोड़ा कम हार्डशिप रहेगी। मतलब बहुत गहरी खाई मिलने वाली थी तो शायद कुएं से काम हो जाए। ठीक है। अब मैं अगर खाई में जाके मेरा स्वर्गवास होने वाला हो और शायद कुएं आप में कुएं में ही गिरोगे, दैट्स इट, वहीं जाके। बट उसमें वो नहीं होगा। सो सिग्नेचर से डेस्टिनी जो है वो भी, मेरे चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल आज से 10 साल के बाद में कुछ स्पेसिफिक चीज़ मिलने वाली थी, ठीक है, अभी मैंने सिग्नेचर को अपने डेस्टिनी नंबर से लाइन कर दिए, नेम को, सॉरी,
एंड सिग्नेचर को भी मैंने प्रॉपर जैसा आपने बताया वैसा मैंने उसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या जो डेस्टिनी मुझे 10 साल के बाद मिलने वाली थी वो मुझे 5 साल या 7 साल के बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है? नहीं, नहीं। जो डेस्टिनी आपको 10 साल बाद मिलने वाली होगी वो 10 साल बाद ही मिलेगी, पर थोड़ा ग्रैंड मिलेगी। ओके, आप बस उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो। अब मैं अगर बात करूं तो अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी फिल्में करी थी, एक्चुअली पे 7-8 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी, बट उसके बाद जब उनको हिट होना शुरू हुआ था, जब उनका टाइम चेंज हुआ और जब उनका समय और दशा सही आई नेम फेम वाली, तो उसके बाद से आज तक उनका नेम फेम स्टेबल है। और वो जो उन्हें नाम चेंज किया था उसी फिल्म के बाद से चेंज किया था, और आज तक वो अपना पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी फ्रिक्वेंसी सेम चल रही। सो सिग्नेचर में ऐसे कोई क्विक हैक्स हैं क्या कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे फर्स्ट लेटर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद में कुछ लेटर्स हैं वो प्रॉपर, और मैं सारी चीज़ें वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कुछ ऐसे हैक्स हैं जिसको मैं अपने सिग्नेचर में ऐड कर लूँ तो और ज़्यादा इम्पेक्ट आने लगे? सच्चे सिग्नेचर में ऐसे हैक नहीं है, बट ये आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे नंबरोलॉजी करा के अपना नेम करेक्शन कराया है, तो फिर आप उस करेक्टेड नेम को साइन करना चालू कर दो, तो आपके चेंजेस आएंगे। वो जो सिग्नेचर मैं अभी चेंज कर लूँ, ठीक है, क्या बैंक में हर जगह पर चेंज करना ज़रूरी? नहीं, आपकी डेली लाइफ में आपको चेंज करना होगा। डेली सुबह उठो, एक बार अपने नाम का सिग्नेचर कर दो किसी भी पेज पे, और बस आपको अपने नाम को, फ्रिक्वेंसी को भेजना ही यूनिवर्स में। तो बस एक पेपर ले लो और उस पर डेली सुबह उठ के सबसे पहले एक बार सिग्नेचर करके छोड़ दो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे होता है ना कि आप कोई लोन ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और जगह जहाँ पर पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है वो मस्ट होता है, वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम करने वाले हो, जैसे आप कोई कंपनी को ही स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अब उसमें भी आपको क्योंकि उसमें तो आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एंड वो बोल रहे हैं कि नहीं आप पैन कार्ड पे जैसे सिग्नेचर वैसे ही करो, तो क्या सिग्नेचर जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पैन कार्ड या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिन वहाँ पर भी मैं चेंज करवाऊँ? जहाँ आप करवा सकते हो, जैसे पैन कार्ड पे तो हो जाता है, एक फॉर्म फिल करना रहता है और कुछ अमाउंट देके के चेंज हो जाता है, वो जहाँ करवा सकते हो वहाँ करवा लो। जहाँ फिजिकल है वहाँ करवा ले। जहाँ इजी है, लाइक चेकबुक का साइन चेंज हो जाता है तो आप वो करवा लो, क्योंकि चेकबुक आपको काटनी रहती है, बहुत बार आपके चेक्स हो जाते हैं, तो वहाँ आप करवा लो। ठीक है। एंड सिग्नेचर के बाद में अगर नेम की हम लोग बात करें तो नेम का जो काउंट है वो हमारी लाइफ की डायरेक्शन को इम्प्रूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आपने डेस्टिनी नंबर पे लेके आए हो तो आपकी डेस्टिनी तो वैसे भी डिसाइडेड है। जिसको नेता बनना है उसको नेता ही बनना है, जिसको बिजनेस में जाना है उसको बिजनेस में ही जाना है। और अगर आपका नेम भी उसी नंबर पे आ गया है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, शायद सक्सेस ईजी हो जाए। ठीक है। मैंने शायद वर्ड ऐड किया है ना, तो शायद अगर वो 3 साल बाद मिलने वाली थी तो शायद वो 2.5 साल में मिल जाए, पर ये नहीं कहूँगी कि वो 1 साल बाद मिल जाए। एंड कभी कभी ये होता है और मैंने भी देखा है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसमें जैसे कि अभी हम लोग कोई भी सेलिब्रिटी है, ठीक है, उन्होंने अपना नेम नंबर चेंज करा लिया, सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है वो तो बाहर आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं मिल रही है और वो सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों होता है? उसके पास नेम फेम के नंबर नहीं है, उसको शादी कर लेना चाहिए नेम फेम नंबर वाली लड़की से। अगर लड़का है तो लड़की से उसने शादी कर लो, और अगर वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो अपनी मदर के साथ अगर उनके नंबर में हो, या अपनी सिस्टर के साथ पार्टनरशिप में अकाउंट ओपन करवा लें। अब जब हम अकाउंट ओपन करवाओगे ना तो जो भी अर्निंग आ रही है तो वो उसके नाम पे भी जा रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी के कारण वो इनकम डबल होगी। ठीक है, तो बेसिकली आप नंबर ऐड नहीं कर सकते हो, जो आप पहले ही क्लियर कर चुके हो, बस ये है कि आप पार्टनर्स बना लो या अपना लाइफ पार्टनर, शादी नहीं हो तो शादी कर लो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों के नंबर मिसिंग है, देन क्या करना चाहिए? मतलब बैन नहीं है तो फिर और कोई ऐसे ऑप्शंस हैं? आपके घर में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नंबर नहीं हो, मतलब फैमिली मेंबर नहीं होगा जिसमें वो नंबर नहीं होगा।
क्योंकि अब जैसे मेरे घर की बात करूँ तो मेरे पास 6 नंबर नहीं है जो लग्जरी का नंबर है, बट मेरे हस्बैंड के पास है। तो घर के फैमिली मेंबर में कोई ना एक तो निकलता ही है जिसके पास वो नंबर होता है। फिर आपको उसको पार्टनरशिप में ले लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही नहीं रहा है जिसके पास अच्छा पैसे वाला नंबर हो, जिसको आप पार्टनरशिप में ले सको, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आपका जो हाउस नंबर है आप उसको सही से चूज कर लें। अगर आप डेस्टिनी नंबर चूज करते हो तो फिर वो हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। एंड जैसे कि हम लोग नेम काउंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे किसी का नेम काउंट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो लोगों ने कुछ नंबर्स को लकी नंबर डिसाइड किया हुआ है कि ये नंबर है तो भाई न्यूट्रल है, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये किस हद तक से ये सबके लिए वर्क करता है या फिर नहीं करता? नहीं करता। नहीं करता। आपका डेस्टिनी नंबर जो है आपको उसी से मैच करना चाहिए। एग्जैक्टली आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है वही आपका लकी नंबर होता है। तो अगर आपको कभी किसी भी जगह पे अपने नंबर को ऑब्जर्व करके देखना है तो अपने डेस्टिनी नंबर को ट्राई करके देखो, आपको सक्सेस मिलती है। उसके बाद अब जैसा कोई लोग बोल देते हैं कि आप इस नंबर वाली लड़की से शादी कर लो, आपके लिए वो लक लेके आएगी, नहीं होता। सिर्फ एक 7 नंबर है जिसके पास लक फैक्टर होता है, वो भी 7 नंबर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धड़ है, केतु है ना, उसके पास सर नहीं है। तो वो इंट्यूशंस पे चलता है, सिर्फ इसलिए 7 नंबर वालों के पास लक फैक्टर होता है, बाकी और किसी के पास नहीं। और गलत नेम काउंट किसी की रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं करता। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर्सन हैं और मे बी उनकी, चलो उनकी शादी हो गई है एंड हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। सो हस्बैंड का नेम की फ्रिक्वेंसी कुछ और है और वाइफ के नेम की फ्रिक्वेंसी कुछ और है। सो उस रीज़न से उनके बीच में लड़ाई होना, ये नोटिस किया नहीं, गया? उन चीज़ों से नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली अगर बात करूँ तो हस्बैंड वाइफ बहुत कम एक दूसरे का नाम लेते हैं। अब होने लगा है कि ले रहे हैं, पहले के टाइम तो लेते ही नहीं थे। तो झगड़े तो उनमें भी होते थे कि नहीं, होते देखे थे, होंगे करेक्ट। आपने, पेरेंट्स को देखा ही होगा, अड़ोसी पड़ोसियों को देखा ही होगा। तो वो तो तब भी होते थे। तो नेम से डिसाइड नहीं होगा कि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कैसी चलेगी। ठीक है। एंड अगर कोई बंदा है वो पैसे अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि डेस्टिनी नंबर के साथ में आप करो, या फिर कोई ऐसा नंबर है जिसके मतलब उसका गोल ही है कि मुझे बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस पैसा होना चाहिए लाइक, तो डेस्टिनी नंबर्स वाला रूल इसमें भी अप्लाई होता है या कोई और नंबर है? देखो, इसमें डेस्टिनी नंबर का रूल अप्लाई होता है, बट अगर आपकी लाइफ में हार्डशिप लिखी है तो नंबर तो मतलब पैसा तो अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि कुछ रेमेडीज रहती हैं पैसा अट्रैक्ट करने की, जिसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल में दान करना चालू कर दो। जो गरीब आपको दिख रहा है कि उसके पास मेडिसिन का भी पैसा नहीं है, तो आप उसको मेडिसिन खरीद के दे दो। पैसे कभी मत देना, मेडिसिन खरीद के दे दो। कोई जेन्युइनली आपको दिख रहा है कि भूखा इंसान बैठा है, उसको खाना खिला दो। ये रेमेडीज जब आप करते हो ना, तो आप आपके कर्मों में चेंजेस करते हो और आपका शनि एक्टिवेट करते हो। और शनि आहत पैसा देता है। अगर आपका शनि अच्छा है तो वो आपको आहत पैसा देता है, तो आप रेमेडीज कर सकते हो। ठीक है। एंड जैसे कि हस्बैंड वाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो क्या उन दोनों को एक दूसरे का नाम लेना बंद कर देना चाहिए? जैसे कि पहले होता था, अभी तो नाम लेते हैं, तो नाम से बुलाना बंद कर देना चाहिए? देखो, नाम से बुलाना बंद करने की जगह कुछ वो कहते हैं ना, अच्छा नाम रख लो। नहीं, कभी कभी लोग शोना बोल देते हैं, या इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, उसके पापा, इसके पापा, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बट मेरे हिसाब से तो आज भी कहती हूँ कि अब जैसे मेरे हस्बैंड मेरा नाम नहीं लेते और मैं उनका नाम नहीं लेती, तो वो अच्छा है। हमारा एक जो पार्टनरशिप है 9 इयर्स हो गए हैं, बहुत सक्सेसफुल चल। ठीक है। एंड क्या इससे अगर हम लोग डेस्टिनी की बात करें, तो हमारा जो डेस्टिनी या प्रारब्ध है वो चेंज हो सकता है अगर मैं लाइफ में कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ, मतलब नंबर के थ्रू, मोबाइल नंबर, नेम, सिग्नेचर बदल दूँ? देखो, अब ना मैं बहुत एक अच्छी क्लियर चीज़ बोलती हूँ। अगर आपकी लाइफ में बिजनेस लिखा है कि आप बिजनेस से ही सक्सेस हो गए, तो आप 100 नौकरियां करें,
आपका मन ही नहीं लगेगा। मतलब Correct. हर एक नौकरी में 6 महीने बाद ऐसा लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। तो वो आपका डेस्टिनी नंबर है जो आपको बार बार डाइवर्ट कर रहा है, जो आपको आइडियाज दे रहा है कि चल भाई कुछ नहीं तो अपन MBA चाय वाले की शॉप ही डाल देते हैं। और वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपकी सक्सेस उसी में लिखी है। तो कोशिश तो डेस्टिनी नंबर पूरी करता है आपको अपने तरफ लाने की। अब बाकी कुछ लोग उस फ्रिक्वेंसी को समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ। अगर आपको कोई सिग्नल आ रहे हैं तो इंट्यूशंस हमेशा फॉलो करना चाहिए। फॉलो कर लो, क्योंकि वो कभी कभी आएंगे और ठीक है। इवन मुझे ऐसा लगता है करियर के मामले में तो आपको हमेशा अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये करियर पाथ मेरे लिए नहीं है तो फिर मत जाओ। ठीक है। एंड जो रेमेडीज होते हैं, मंत्रास होते हैं, ठीक है, ये लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि चलो नाम जब एक डिफरेंट केस है, हम पे नहीं जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोई एक मंत्र था जो कि जापानीज से कोरियन क्या था वो, ठीक है, वो लोग यूज कर रहे हैं मेजरली। सो ये मंत्र बहुत प्रोसो प्यारे जो मंत्र है, ये बहुत ज़्यादा अभी यूज कर रहे हैं। तो क्या ये इम्पैक्ट डालता है कि नहीं डालता है? हाँ। हमारा एक बहुत बेसिक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। अब जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक गायत्री वाइब्रेशन एक्टिवेट होता है। गायत्री एक देवी है, उनकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। अब ये प्रोसो प्यारे से क्या एक्टिवेट करोगे? ओके, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग मोस्टली इंडियंस जो अदर कंट्रीज हैं उनके कल्चर से कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं कि यार अच्छा उसने ये बोला है, ये उसने प्रोसो प्यारे बोल रहा है, तो अरे मेरे को पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, चलो प्रोसो प्यारे करने लग। ये इंडियन की प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फर्स्टली हाँ, ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अगर मेरे पेरेंट्स की बात करती हूँ या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करती हूँ, मैंने किसी को भी शॉर्टकट अपनाते नहीं देखा। उन लोग अब जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ, मेरे यहाँ पूजा पाठ बहुत सालों से और बहुत जनरेशन से चला आ रहा है। मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी गांव में पूजा पाठ का ही काम करते थे, उनका काम ही यही था, हमारा घर उससे ही चलता। मैंने किसी को भी आज की डेट तक भी शॉर्टकट अपनाते नहीं देखा है। आज भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो मेरे पापा भागवत गीता उठाते हैं, उसका पाठ करना चालू करते हैं और 1-1.5 महीने तक उसका पाठ करके उसका समापन करके उद्यापन करते। तो मेरे पापा आज भी यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो भी कर लेना है। कॉन्वोलेक्सा या कॉन्वोलेक्सा वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? देख तो मेरे पापा भी रहे ना। बट जो ट्रेडिशनल था वो ये था कि आप एक दिन में किसी भी चीज को एक्टिवेट नहीं कर सकते। कोई भी मंत्र हो, कोई भी एनर्जी हो, मैं तो कहती हूँ तांत्रिक विद्या भी है। सालों बेचारे कोक भवन में बैठ के अपनी तपस्या करते हैं, तब जाके उनका एक बीज मंत्र जो है ना वो एक्टिवेट होता है। अगर कभी किसी तांत्रिक से मिले ना, पूछना, एक बीज मंत्र एक्टिवेट करने के लिए उनको सालों की तपस्या लगती है। तो एक कॉन्वोलेक्सा कैसे पैसे दिलाएगा? एंड प्रेमानंद जी महाराज, मतलब अभी जब से वो आए हैं तब से नाम जब जो है ना वो थोड़ा सा आ गया, नहीं तो उस सब में जब उनकी रील्स या उनके शॉर्ट्स नहीं आते थे तब तो कॉन्वोलेक्सा, ये बोलो एंजल नंबर लिख दो लाल के पेन से या हरे पेन से, ये नंबर लिख दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, ये बहुत, और कॉन्वोलेक्सा तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। हाँ, वो तो मैंने भी बहुत सुना। तो जब से अभी उन्हें राधा नाम और दूसरे जो नाम जब आप करो वो लेके आए, तब जाके लोगों ने काउंटर उठाया, चलो राधा 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 बोलने लगे। अच्छा देखो क्या है ना, आज की डेट में सही बात यही है कि जो दिख रहा है ना, लोग सिर्फ उसी को खरीद रहे हैं। अब प्रेमानंद महाराज जी आज से नहीं कर रहे थे, बहुत सालों से कर रहे थे। मेरे तो गुरु है वो। अच्छा। तो वो आज से नहीं कर रहे थे, वो बहुत सालों से कर रहे थे। एकांतिक वार्ता की बहुत टाइम से चलती आ रही है। बट जब तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आए ना, तब तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। आज वो अगर मैं साइकोलॉजी से बात करूँ, एक व्यक्ति आया है जिसकी दोनों किडनी फेल हैं। उसने अपना एग्जाम्पल दिया है कि मैं राधा नाम जाप कर रहा हूँ, मैं अभी तक जी रहा हूँ। तो लोग स्विच हो गए कि अच्छा इनकी किडनी फेल है, उसके बाद भी राधा नाम जाप से जी रहे हैं। तो भाई वो डायलिसिस पे जी रहा है, ठीक है। बहुत क्लियरली उनने इन शब्दों का प्रयोग किया वो हुआ है। बोलते भी हैं कि डेली मेरा डायलिसिस, वो डायलिसिस पे जी रहा है।
बस उस डायलिसिस का जो पेन टॉलरेंस है वो सहने की शक्ति उनको उनकी आस्था दे रहे। करेक्ट। ठीक है, वो जो राधा नाम की बात कर रहे हैं वो उनकी आस्था दे रही। तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी भी एक ईस्ट को पकड़ के अपनी आस्था को फॉलो कर लो, आपको रिटर्न में मिलेगा। जिसे आपने भी बोला कि जो आपके इष्ट है लिपट जाओ बिल्कुल। अरे मैं तो कहती हूँ बिल्कुल लिपट जाओ, माँ बाप को छोड़ दो और अपने इष्ट के पीछे पड़ जाओ। किसी ने कुछ बोला जाके रोने बैठ जाओ, किसी ने कुछ भी बोला जाके बैठ जाओ, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। आप लड़ सकते हो उस इष्ट से, पर आपको वो एक पे फोकस करना हो, आपको उस एक की एनर्जी एक्टिवेट करनी होगी। अब लोग कहते हैं ना कि आज इस मंदिर चले जाओ, आज महाकाल मंदिर चले जाओ, आज नासिक के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, आज रामेश्वरम चले जाओ, आज वहां चले जाओ। आप किसी एक की एनर्जी खुद ही एक्टिवेट नहीं कर रहे हो ना। हर मंदिर पे तो जाके भीख मांग रहे हो। खाटू श्याम भी जी भी जा रहे हो, सावरिया सेठ भी जा रहे हो, अब महाकाल भी जा रहे हो, आप ओमकारेश्वर भी जा रहे हो, आप यहाँ भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो। पहले के पेरेंट्स सिर्फ 4 धाम करते थे, 4 धाम करके बैठ जाते थे कि हो गया 4 धाम हो गए, पुण्य मिल गया, अब हम जाएंगे। तो आपको किसी एक भगवान को पकड़ना हो। ठीक है, अभी जैसे हमने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की बात की, तो दोनों ही तो शिव भगवान ही हैं। एग्जैक्टली ना। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान के लिए मल्टीपल टेम्पल जा रहा हूँ तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन मैं अगर जैसे, हाँ, अभी मैंने खुद ने भी ये देखा था कि मैंने कहीं पर सुना भी था कि लोग ट्रेंड के हिसाब से अपने भगवान, अपने इष्ट बदल देते हैं कि अभी चलो खाटू श्याम जी का चल रहा है तो अभी चलो जय श्री श्याम और हम लोग खाटू जाने लग गए। कुछ समय बाद सावरिया सेठ का चल रहा था तो लोग सावरिया सेठ जा। देखो, जाना चाहिए बट आपके जो इष्ट है उनको नहीं बदलना चाहिए या फिर उनमें चेंजेस नहीं करना चाहिए। करेक्ट। देखो हमारे जो गांव के मंदिर होते हैं ना, आज भी उस एक मंदिर में सिर्फ एक ही भगवान है। वहाँ पे 3-4 मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, जो बहुत पुराने मंदिर हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे मैं अगर मेरे कुल देवी देवता की बात करती हूँ तो वहाँ पे शिवलिंग है और वो 1008 साल पुराना वो एक ही शिवलिंग है और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो जो पुराने लोग थे वो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते थे और उनकी वो एनर्जी एक्टिवेट होती थी और उसका इफेक्ट भी उनकी लाइफ में रहा है। अब आज की डेट में आधे लोग वृंदावन भी जाना चाहते हैं, फिर वृंदावन से देख लिया इफेक्ट नहीं आया, 1-1.5 महीने राधा 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 कर रहे हैं अपन, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, चलो शाम में सदाशिव करेंगे, तो वो महाकाल जाके बैठ जाएंगे, फिर महाकाल के वीडियो डालना चालू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपकी लाइफ में कभी भी कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं आया जब तक एक ना स्टोरी बहुत फेमस है जो मेरी सासू माँ मुझे सुनाई थी। एक बार एक आदमी नाव में डूब रहा था, तो 5 आदमी थे नाव में डूब रहे थे। एक ने बोला हे गणेश जी मुझे बचा लो, और वो गणेश जी आए उसको बचा के ले गए। फिर दूसरा चिल्लाया हे माता रानी मुझे बचा लो, माता रानी आई उसको बचा के ले गई। फिर तीसरे ने चिल्लाया हे कृष्ण मुझे बचा लो, कृष्ण आए मुझे लेके चले गए। चौथे ने चिल्लाया हे शंकर मुझे बचा लो, शंकर जी आए लेके चले गए। 5वें व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो 5 को बुलाता हूँ जो फास्ट आ जाए, क्योंकि ये इनको लेके गए, जो फास्ट आ जाए मुझे बचा लेगा। उसने सबका नाम ले लिया, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे राधे, हे गणपति बचा लो। कोई भी नहीं आया कि ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा। तो ऐसे में कोई नहीं जाएगा। तो आपको किसी एक पे अटक जाना है, और अटक के मैं तो कहती हूँ प्राण भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो एक दिन के लिए, कुछ नहीं जाएगा। पर लिटरली बोलती हूँ वो एनर्जी आपके साथ खड़ी हो जाती। ठीक है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग मंदिर जाने से मना नहीं कर रहे हैं। मंदिर आप जाओ, ठीक है, लेकिन आपके जो इष्ट हैं उनको ट्रेन के हिसाब से मत चेंज करो। मैं तो बोलती हूँ मंदिर तो जाना चाहिए, आपकी एनर्जी चेंज होती है, पर उसी के मंदिर में जाओ जिस मंदिर में आपका मन लग जाता है। अगर आपका मन शंकर में लगता है तो फिर शंकर में ही अटको। अगर आपका मन राधा में लगता है तो फिर राधा पे ही अटक जाओ। फिर सिर्फ राधा मंदिर जाओ, बढ़िया उनके दर्शन करो, डेली जाओ और डेली हाथ जोड़ो, अपने जीवन का जो सुख है जो दुख है सब बोल दो, वहां छोड़ के वापस घर आओगे अच्छी एनर्जी के साथ वापस आओगे। अभी हम लोग मंदिर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो कभी मैंने भगवत गीता, मतलब मैं तो श्लोक पढ़ता नहीं हूँ, बस मैंने अनुवाद पढ़ा था कि अगर आप मुझे पूजोगे, ठीक है, तो आप मेरे लोग आओगे। आप अगर पितरों को पूजोगे तो आप उनके लोग जाओगे। आप देवताओं को पूजोगे तो आप उनके लोग जाओगे, ठीक है। तो जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं
तो ये देखना होता है कि भाई क्योंकि गांव में होता है ना कि कोई अपने पितरों को पूज रहा है, ठीक है, उनमें आस्था है, होनी चाहिए, बट ज्यादा उनमें है तो वो कितना किस हद तक सही है? देखो, पितरों की पूजा तो करनी चाहिए। ठीक है। मैं उस चीज को कभी भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, और इवन वो जैसा मैंने सुना हुआ है कि वो आपके लिए हर टाइम फाइट भी करते हैं ठीक है। कि मेरे कुल का बच्चा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो पितृ पूजन होना चाहिए, पर वो आपके ईस्ट नहीं है। ठीक तो है। हमेशा आप जब किसी भगवान की बात करते हो तो आपके एक ईष्ट देव होते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते हैं मोस्टली लोगों क्या। किसी क्या ब्रह्मा पूज रहे हैं, किसी क्या विष्णु, किसी क्या महेश पूज रहा है। तो आप चूज करेंगे अपने ईस्ट वो हमेशा कि मेरे ईष्ट देवता को ही मैं आगे पूजूं, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी आपके कुल में एक्टिवेट है। ठीक है। अब जो एनर्जी एक्टिवेट है वो इजीली आपसे कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर आप किसी नए को अपना ईस्ट बनाते हो और उसकी पूजन शुरू करते हो, तो आप जब तक अपनी तपस्या प्रूफ नहीं दे देते, मतलब सालों की तपस्या लगेगी, तब तक वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी और आपको वो 100% रिजल्ट नहीं देगी। तो ईस्ट को अगर आप करते हो तो वो बहुत इजीली एक्टिवेट होंगे और आपका सपोर्ट करना चालू करते हैं। और कोई नए देव को ईस्ट बना के आप पूजना चालू करते हो तो फिर आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा स्पेसिफिक गॉड या भगवान को कि भैया आप हो उनके लिए। हर एक देवता की पूजा का एक तरीका होता है। कलेक्टर बनने के लिए भी एग्जाम देनी पड़ती है। एग्जैक्टली आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पास हो गए तो आपके साथ पोजीशन है ही, अगर फेल हुए तो फिर जीरो से चालू करोगे। तो जैसे कि हम लोग कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवता होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या रोल होता है, उनकी कुल पूजा? हाँ। सही बात है, कुल देवी और कुल देवता का ही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो हर पूजन, हर अच्छे काम से पहले हम लोगों में तो कुल देवी कुल देवता की पूजन होती है। और इवन किसी की अगर हमारे यहाँ डेथ भी हुई है तो उसमें भी हमारे यहाँ सूतक खोलने के लिए पहले कुल देवी देवता की पूजा होती है। ठीक तो है। वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हर एक एनर्जी से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव एनर्जी की तो भी आपके कुल देवी देवता आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर मैं बात करूँ कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो उसमें भी वो बहुत हाइप पे क्रिएट ना हो जाए, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स। किसी किसी को आपने सुना होगा कि देवी देवता आ गए, वैसे हाँ। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, बट ऐसा होता है कि उनकी एनर्जीज आप में आती हैं। आप में कोई देवी देवता नहीं आ सकता, आपका शरीर वेरिएबल नहीं है उन चीज़ों के लिए, बट उनकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो वो उन चीज़ों से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सो आप अगर आपकी कुल देवी या कुल देवता की पूजा कर रहे हैं तो ऐसी एनर्जी से भी आप दूर रहोगे, करेक्ट? राइट, आप हर टाइप की एनर्जी से दूर रहते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। एंड जो गांव के देवता होते हैं, अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में जो इंदौर में ही उन्होंने अभी पूरे वो जो स्पेसिफिक एरिया था उन सब ने मिल के उस गांव के जो देवता थे उनकी पूजा की, तो ये सब भी जरूरी है। हाँ देखो, वो पूजा आज से नहीं हो रही हाँ, है ना। वो- अब मैं किसी भी गांव की बात करती हूँ तो हर गांव का एक देवता होता है, क्षेत्रपाल होता है, हर एरिया का क्षेत्रपाल होता है। ये आपके एरिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो एक को नहीं दे रहे हैं, वो पूरे पूरे गांव को दे रहे हैं। और वो कोई देवी देवता नहीं है, मैं वो भी बहुत क्लियर कर देती हूँ। एक कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने उस मूर्ति को वहां पे स्थापित किया, उसका अनुष्ठान किया, ठीक है। अब वो उसने उसकी एनर्जी एक्टिवेट कर दी। अब इसके बाद आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हो या उसको सेम मान्यता नहीं दे रहे हो तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट देना चालू करेगा। ठीक है। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आपने किसी ने भी किया है बट उनका एक टाइम से नियम से पूजन पाठ होता रहे, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता रहेगा। ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने हमारे इंस्टाग्राम पर भी कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हैं वो मंगवाई थी, हमने एक एड रन किया था, वहाँ से हम लोगों को कुछ डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो मैं बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों की लाइफ में उनके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करें? ठीक है। देखो, मैं प्रिडिक्ट कर दूंगी डेट ऑफ बर्थ से, बट मैं उनका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे पाऊंगी जब तक मुझे उनका टाइम और तिथि नहीं पता होगी। तब तक मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ नहीं इनके साथ यही होना है। ठीक है। तो जब आपके पास तिथि अवेलेबल होंगी आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी डीओबी से जो मैं उनका बेस्ट बता सकती हूँ वो मैं बता दूँ। हम लोग एक काम करते हैं, आपका इंस्टाग्राम की डिटेल्स ऑलरेडी पॉडकास्ट में होगी, ठीक है। सो जो भी लोग देख रहे हैं
सो वो लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग अगर उनको लगेगा तो वो आपको हाँ। डीएम में भी उनकी डेट और बाकी डिटेल्स पूरी प्रोवाइड कर देंगे। राइट। ठीक है। जो भी आपके नोन हैं जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं लाइन ज़्यादा स्ट्रगलफुल चल रही है, आप डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका टाइम, जो इवनिंग है तो इवनिंग, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम आपको मुझे देना होगा। एंड आपकी पैदा होने वाले दिन तिथि कौन सी पड़ रही थी वो आपको मुझे बतानी है। ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 2004। ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते। हम्म। देखो, इनकी जो डीओबी है, इनका बेसिक नंबर जो मैं कहती हूँ वो 8 है, और जो इनका डेस्टिनी नंबर है वो 5 है। जो इनकी पूरी डीओबी को कैलकुलेट करके निकला है वो 5 है। तो अगर ये बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिजनेस में इनके लिए कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि इनको किसी स्पेसिफिक चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। ये छोटी सी दुकान से भी चालू करेंगे तो इनके पास कस्टमर अच्छे रहेंगे। ठीक है। बट बेसिक नंबर 8 है, और 8 नंबर आपको स्ट्रगल देता है क्योंकि वो शनि का नंबर है, और शनि एक मात्र ऐसा ग्रह है जो जब तक देख नहीं लेता ना कि आपको डेस्परेटली कोई चीज़ चाहिए है और आप फोकस उसी चीज़ के लिए हो, तब तक वो चीज़ वो आपको नहीं देता। तो आपको अपना फोकस शो करना ही पड़ेगा, और वो आपको किसको शो करना है, वो आपको शनि को दिखाना है कि भाई मैं कर रहा हूँ और मैं पड़ा हूँ, मेरे जूते चप्पल घिस चुके हैं, अब तो दे दे। जैसे ही आपके जूते चप्पल में एक छेद भी आया वो आपको दे देगा। ठीक है। ठीक है। तो ये उनके साथ एक प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स का इशू इन्हें बहुत रहेगा। अगर ये लड़की है या लड़का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्मोनल इश्यूज इनको बहुत रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को ना पुंसक ग्रह बोला जाता है। तो इनके जो हार्मोन्स रहते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं, वो हमेशा अप एंड डाउन रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। मूड स्विंग्स इन द सेंस एक दिन बहुत अच्छा फील करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, वैसे मूड स्विंग्स रहते हैं। हार्मोन्स इशू में अगर लड़की है तो पीरियड्स इन नॉर्मल रहेंगे, पीसीओडी, थायराइड, ये सारी चीज़ें उनको हमेशा लाइफ टाइम रहेगी ही रहेगी, और थोड़ा सा प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है। दूसरी, 1 और 7 इनके में चार्ट है में है। 1 और 7 एक अच्छा नंबर होता है इंट्यूशंस के लिए। तो अगर जैसे ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको पहले से अगर लॉस भी होना होगा तो इनको इंट्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है। एंड जो दूसरा नंबर हमारे पास है 6 जनवरी 2007। 6 जनवरी 2007। बढ़िया। ठीक है। इनका बेसिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 5 है। बिजनेस के लिए ये बेस्ट है। 6 शुक्र है तो इनके पास तो लग्जीरियस बिजनेस है। अगर ठीक जैसे कोई लग्जीरियस क्लॉथ का ब्रांडिंग का बिजनेस करना है तो ये बहुत हाइक पे जाएंगे। कोई मैंने मेकअप आर्टिस्ट का काम करना हो तो भी ये हाइक पे जाएंगे। हेयर आर्टिस्ट है, मतलब मीडिया से रिलेटेड जो भी बिजनेस ये करना चाहते हैं उस पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज़ कि इनके पास 4 नंबर 7 नंबर भी है और 1 नंबर भी है, तो 7 नंबर इनको लक दे देता है। 7 नंबर का ये बहुत अच्छा होता है कि आपके पास लक भी एक्टिवेट होता है। तो इनके जो फ्रेंड्स हैं जिनके कभी काम नहीं बन रहे हो उनको लेके जाओ, साथ में काम जाएंगे। ओके। सो तीसरा नंबर जो हमारे पास में है 29 जनवरी 2001। देखो, 29 जनवरी 2001 वाले के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस प्रॉपर्टी का है। ठीक है। इनको प्रॉपर्टी चाहिए, बट इनका प्रॉपर्टी होते 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 लास्ट में साइन होने वाला होगा रजिस्ट्री का और कैंसिल हो जाएगा, वैसी कंडीशन में ही बार बार फंसते हैं। तो इनको सबसे अच्छा है कि ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना ले, हमेशा किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ले ले, Wife, या mother, पार्टनरशिप में, हाँ पार्टनरशिप में ले ले। मतलब सिंगल रजिस्ट्री ना कराएं, आप डुअल रजिस्ट्री पे जाएं। बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 4 है। तो 4 नंबर के साथ एक कॉम्प्लिकेशंस रहता है कि हाउस में या घर में आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हो वो ख़राब होता रहेगा। एक सुधरवाओगे दूसरा ख़राब हो जाएगा, दूसरा सुधरवाओगे तीसरा ख़राब हो जाएगा। मतलब एक स्टेबल रहता है ना कि घर में कुछ हो नहीं रहा है काम, इनके घर में हमेशा आपको काम होता मिलेगा। और 4 नंबर बेसिकली हम लोग कुंडली में अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खुरापाती है। ठीक है। खुरापाती ऐसा है कि इनकी थॉट प्रोसेस में क्यूरिसिटी बहुत है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं करके देखूंगा, मैं करके देखूँ, और इस चक्कर में कई बार लफड़ों में भी फंसते हैं। अगर आप मना कर रहे हो तो ये और कूदेंगे, तो ये वो वाली कुटनी है। ठीक है। एंड 4th नंबर पर 12 नवंबर 1997।
7 नंबर लग्न, सूर्य इनका खराब है, इनको बोला आदित्य हृदय स्रोत का पाठ शुरू कर दें। इनको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका सूर्य जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खराब है, और सूर्य खराब होने से लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। 2 नंबर आपको क्रिएटिव सेक्टर में लेके जा सकता है, और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर तो इमीडिएटली आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है और सूर्य मंदिर जाना चालू कर दें। अगर आसपास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन करना चालू करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना चालू कर दें। इनको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य खराब है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो इनका जो बहुत स्टेबिलिटी का ये प्लान लेके चलते हैं ना दिमाग में कि अरे मेरे पास तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वो सब तहस-नहस हो जाए। ठीक है। एंड एक नंबर है 19 अक्टूबर 1999। इनको तो हार्डशिप है। क्या है? हार्डशिप, इनका स्ट्रगल टाइम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके। ठीक है, इनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको बोलो कि हनुमान जी की चरणों में जाके लिपट जा, मतलब डूब मरे वहाँ जाके। वहाँ मरना भी हो ना तो उन्हीं के सामने ही मरे, वैसी वाली कहानी है। क्योंकि इनका मंगल जेन्युइनली बहुत हाई लेवल पे खराब है, और उसके साथ सूर्य भी खराब है। तो जब दो बहुत अथॉरिटेटिव ग्रह आपके खराब हो जाते हैं ना, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में अथॉरिटी दिलवाते हैं, तो जब ये दोनों नंबर आपके खराब हो जाते हैं ना, तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल के लिए अभी एट प्रेजेंट सबसे बेस्ट है कि हनुमान जी की पूजा पाठ चालू कर दे। कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ भी पसंद नहीं है उनको, उनके सामने एक माला लेके बैठ जाओ, राम 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 जप के वापस आ जाओ। ना कुछ मांगो ना कुछ दो। वो जेन्युइनली एकमात्र ऐसे कलयुग के देवता हैं जो बिना मांगे भी सब कुछ देंगे। और सूर्य भी उनकी सुनते हैं क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं, और मंगल भी उनके सुनते हैं क्योंकि मंगल उनके फ्रेंड है। ठीक है। एंड लास्ट हम लोग लेते हैं 2 मई 1996। 2 मई 1996। इनकी डेस्टिनी 4 है, तो लाइफ इनको लेके तो रिसर्च वर्क में जाए। ठीक है। जहाँ भी रिसर्च वर्क करना होगा वहाँ इन लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्यूरियस माइंड है। ठीक है। इनके पास सर नहीं, धड़ पे काम चलते हैं। तो जब हम धड़ की बात करते हैं तो वो आपको बहुत सारे सेक्टर्स देता है, बहुत सारी रिसर्च करने का ऑप्शन देता है कि किसी भी चीज़ की बाल की खाल उधारनी तो 4 नंबर वाले उधार सकते हैं। इवन ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब लोग बोलते हैं कि 3 नंबर वाला गुरु होता है, गुरु बहुत अच्छा टीचर होता है, बट मैं उनसे बेटर टीचर जो होना वो 4 नंबर वाले को बोलती हूँ, क्योंकि गुरु रिसर्च नहीं करेगा, ये रिसर्च करके ही आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 नंबर वाले टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ये इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, कोई नई चीज़ तोड़ेंगे, करेंगे, फिर खोलेंगे और बाद में सुधारेंगे। तो ये करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करते मिलेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर में और बहुत टीचिंग सेक्टर में। इसके अलावा अगर आप इनको लेना चाहते हो तो सोशल मीडिया में इनको ले सकते हो, जहाँ पे रिसर्चिंग वर्ड आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा रिसर्च करवानी है, इनको हायर करो आप, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। 9 नंबर है तो लीडरशिप क्वालिटी तो इनमें बाय बर्थ है। आप अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, तो बेटर है कि आप सुनो, क्योंकि ये जेन्युइन बाय बर्थ लीडर ही पैदा हुए हैं, ये सबको लेके आगे बढ़ा सकते हैं और छल कपट नहीं होता। मंगल का सबसे अच्छा फ्रेंड है, इनमें छल कपट नहीं है। ये अगर आपको कोई गाइडेंस देने बैठे ना तो ये बाय हार्ट आपको गाइडेंस देंगे, ये सोच के नहीं देंगे कि ये उससे आगे चला जाएगा। तो ये आपके लिए 9 नंबर का बहुत प्रॉफिट है। लग्जीरियस नंबर है, इनको जो चाहिए ये इनको मिलेगा। इनको घर चाहिए, 1 महीने बाद इनके पास घर होगा। इनको कार चाहिए, 2 महीने बाद इनके पास कार होगी। इनको कुछ और नई शौक चढ़े हैं तो इनको मिल जाएगा। जितने शौक चाहिए ये सब होगा। इनको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है, वो जो हम बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट सब बोलते रहते हैं। 6 नंबर वाले करें उन्हें मिल जाता। ठीक है। ठीक है। 2 नंबर इनके पास प्लस एडेड एडवांटेज है, तो मेरा सजेशन सिर्फ इनका यही है कि नेम फेम वाले सेक्टर में इनको घुस जाना चाहिए। इनका करियर बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास 6 भी है, इनके पास मून भी है, मून शाहरुख खान के पास भी है, तो बहुत अच्छा फेम दिलाता है, बहुत रॉयल वाला फेम दिलाता है 2 नंबर। ठीक है। और प्लस इनके पास 4 नंबर है, तो ये रिसर्च करके ही घुसेंगे, ये ऐसे अंधेरे में तीर नहीं छोड़ेंगे। तो
तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि नेम पेम जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर आर्टिस्ट हैं, या कुछ और सेक्टर्स ऑप्शन खुलते हैं तो आप उसमें घुस जाओ। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा जी, आपका इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए एंड ऑलमोस्ट हमको 2 घंटे हो गए। सो उतना टाइम आपने हमको दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया, सो थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और नम्रोलॉजी के मिथ के लिए मुझे आना ही था, क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत रील देख के। तो आई थिंक राइट टाइम था कि उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करें कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड मेरी नम्रोलॉजी चार्ट्स एकदम फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम है आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है।